वैकल्पिक दुनिया में विज्ञान का अध्ययन। अध्याय 51 बड़ा कीड़ा। अध्याय 51 बड़ा कीड़ा क्यूई सागर द्वारा प्रचलित वर्षा श्वास विधि और रक्त सागर द्वारा प्रचलित सार्वभौमिक रक्त शोधन विधि अपेक्षाकृत निम्न स्तर के अभ्यास हैं, लेकिन ड्यूक उनका बहुत अधिक अनुसरण नहीं करता है। ये सिर्फ अंशकालिक है। लिंघाई उनकी सबसे महत्वपूर्ण साधना आधारशिला है। कई दिनों तक ड्यूक ने मुख्य रूप से लिटिल ड्यूक फार्म में समय बिताया। अपने खाली समय में वह जियाओ हैवान के आसपास के वातावरण से परिचित होने के लिए फार्म के चारों ओर घूमता रहा। क्योंकि जियाओ हे बेन शहर के दक्षिण की ओर है और शहर का पश्चिमी भाग कुईहाई घाटी की दिशा है, इसलिए यहाँ बहुत कम भाड़े के सैनिक आते हैं। बेशक शहर के दक्षिण में एक जंगल भी है और कई स्थानीय शिकारी अभी भी यहाँ से गुजरेंगे, इसलिए इसे दुर्गम नहीं माना जाता है। लेविन, अपने घर का ख्याल रखना। ओम। लेविन को आदेश देने के बाद ड्यूक जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके हाथ में रेत के ईगल्स की एक अंगूठी है और उसके पास आसपास के वातावरण पर नजर रखने के लिए सांस लेने की विधि है, इसलिए जंगल में शिकार करना भी एक अच्छा विकल्प है। आमतौर पर भोजन की पूर्ति के लिए थोड़ा शिकार करते हैं। अगर आप किसी आत्मिक जानवर से मिलते हैं तो ये बहुत बढ़िया होगा। ये और भी बढ़िया होगा अगर हम अभी भी ग्राउंड ऑर्किड जैसे आध्यात्मिक पौधे उगा सकें। जूते, चमड़े का कवच, लंबी तलवार, छोटा चाकू, अपनी पीठ पर एक और बड़ा बैग ले लो। ड्यूक, एक भाड़े के सिपाही की तरह कपड़े पहने हुए, लगातार जंगल में घूम रहा था। उसके कंधे पर एक छोटी सी जेब थी और उसकी बड़ी आंखें लगातार चारों ओर देख रही थीं। जैसे जैसे ड्यूक अक्सर उसे जंगल में ले जाता, वह धीरे धीरे और अधिक साहसी होता गया और अब वह अपना सिर नहीं सिकोड़ता। शेशो टाउन के आसपास का इलाका ज्यादातर समतल भूमि है, लेकिन वहाँ कई नदियाँ हैं। केवल जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको लहरदार पहाड़ मिलेंगे और कुईहाई घाटी दो पहाड़ों के बीच है। दक्षिण एक मैदान है और एक मध्यम आकार की नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जिसका नाम शेपन नदी है और अंततः हेजियाओ नदी में बह जाएगी, जो पूरे हेजियाओ नदी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। जंगल के अंदर एक नदी, बिना पुल के। लेकिन इससे पहले एक शिकारी ने दो बड़े पेड़ों को काट दिया और उन्हें नदी के सबसे संकरे हिस्से पर डालकर एक दोहरी लकड़ी का पुल बना दिया। हुर्रे, बहता पानी पुल के नीचे बहता है। ड्यूक ने सावधानी से लकड़ी के दोहरे पुल को पार किया और घने जंगल में चला गया। उसने नदी के उत्तर में 2 बार इलाके की खोज की थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। केवल दक्षिण की ओर और अधिक अन्वेषण करके ही नई खोजें की जा सकती हैं। नदी पार करने के बाद थोड़ी देर तक खोजबीन करने से पहले जियाई की प्रतिक्रिया उसके दिमाग में आई। मास्टर, बाएं सामने के क्षेत्र में एक विशेष श्वास प्रतिध्वनि है जिसके आध्यात्मिक पौधे होने का संदेह है। लिंगजी, ड्यूक को सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन जल्द ही वह सतर्क हो गया। क्या आप पता लगा सकते हैं कि लिंगजी की रक्षा करने वाला एक आत्मिक जानवर है? आमतौर पर जब कोई आध्यात्मिक पौधा जंगल में उगाया जाता है तो आध्यात्मिक जानवर को सबसे पहले उसे खोजना चाहिए और फिर वह आध्यात्मिक पौधे के चारों ओर पहरा देगा। आखिरकार, अगर कोई आत्मिक जानवर विकसित होना और बढ़ना चाहता है तो उसे भी लिंगजी की मदद की जरूरत होती है, या वह अपनी आभा को सुझाने के लिए लिंगजी का उपयोग कर सकता है, या वह एक परिपक्व लिंगजी को खा सकता है। श्वास विधि की अनुनाद सीमा के भीतर किसी भी आत्मिक प्राणी की श्वास का पता नहीं चलता है। यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। ड्यूक ने जल्दी से शियाई के निर्देशों का पालन किया और सामने के बाएं क्षेत्र की खोज की। थोड़ी देर बाद उसने लिंगजी को एक बड़े पेड़ के नीचे पाया। ये रिंग शून्य लिंगजी यूनिपियन पाइन है, जियाई ने निर्णय लिया। ये यूनिपियन पाइन केवल 50 सेंटीमीटर ऊंचा है। पतले खंभे बांस जैसे हैं। एक समूह में 4 या 5 खंभे होते हैं। खंभों पर शाखाएं हरे बादलों की तरह दिखती हैं। ड्यूक ने इसे ध्यान से महसूस किया और थोड़ा भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि आप मुक्त आध्यात्मिकता को सुलझा नहीं सकते हैं और आध्यात्मिक आभा नहीं बना सकते हैं। हाँ, वर्तमान में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यूनिपियन पाइन आध्यात्मिक आभा बना सकता है। सैद्धांतिक रूप से कोई भी आध्यात्मिक पौधा आध्यात्मिक आभा का निर्माण कर सकता है, जो प्राकृतिक शक्ति का एक रूप है, लेकिन कई पौधों की क्षमता सीमित होती है और स्वयं द्वारा एकत्रित प्राकृतिक शक्ति से गुणात्मक परिवर्तन करना कठिन होता है। इस प्रकार मुक्त आध्यात्मिकता निगल जाती है। यूनपियान सांग संभवतः सीमित क्षमता वाला एक आध्यात्मिक पौधा है। यद्यपि वह इस बात से निराश था, ड्यूक ने खुशी खुशी मिट्टी के साथ यूनपियन पाइन को भी उखाड़ दिया, उसे सावधानीपूर्वक प्लास्टिक की फिल्म से लपेटा और अपनी पीठ पर रखे बैग में रख लिया। जारी रखना। अपने भाग्य का लाभ उठाते हुए ड्यूक लगातार प्रयास करना चाहता है और लिंगजी की खोज जारी रखना चाहता है। शाम तक खोजबीन करने के बाद कुछ और हासिल नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे कवक पकड़े गए। आप रात में मशरूम का सूप बना सकते हैं। इसके अलावा उसने एक रो हिरन को गोली मारकर मार डाला, जिससे पिछले कुछ दिनों से मांस की समस्या हल हो गई और उसे मांस खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसी रास्ते से वापस लौटे और अंततः अंधेरा होने पर लिटिल ड्यूक फार्म पर वापस आ गए।
खेत के चारों ओर आध्यात्मिक दबाव जाल की बाड़ लगी हुई थी, लेकिन उसने उसे थोड़ा सा ही उठाया, फिर आध्यात्मिक दबाव जाल की बाड़ को पार कर दूसरे खेत की ओर भाग गया। इस समय मैंने देखा कि लेविन बीए के गेट पर एक चाकू पकड़े हुए बैठा है और चुपके से आंसू पोंछ रहा है। ड्यूक को देखकर लेविन जल्दी से खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, बॉस, टाई मर चुकी है और उसे एक बड़े कीड़े ने खा लिया है। क्या बड़े कीड़े खेत से बाहर आए और टाई खा गए? ये बड़ा कीड़ा कैसा है? ड्यूक ने जल्दी से पूछा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह घूमने गए थे तो खेत के 6 बच्चे 5 हो जाएंगे, और यह नुकसान भी मामूली नहीं था। एक 4 कान वाला शिकारी कुत्ता 70 चांदी के ड्रैगन। लेकिन यूनिलोंग अभी भी दूसरे नंबर पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेत में खतरा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बड़ा कीड़ा एक स्पिरिट बग है। मुझे नहीं पता, मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। लेविन ने अपना सिर हिलाया। ये बड़ा कीड़ा कहाँ से आया? ड्यूक ने पहले हिरन और बैग को खेत में रखा और फिर रेत के चीलों का घेरा पकड़कर गंभीरता से पूछा। वहां पर लेविन ने कर्मचारियों के छात्रावास के पीछे एक स्थान पर रास्ता दिखाया, जिससे जमीन पर लगभग 20 सेंटीमीटर मोटा गड्ढा बन गया। बड़ा कीड़ा इस छेद से बाहर आया। जिस टाई से वह खेल रहा था उसे काट लिया और टाई रोने लगी। फिर लेविन के पहुंचने से पहले ही उसे बड़े कीड़े ने गुफा में खींच लिया। लेविन ने गुफा पर छड़ी से वार किया, लेकिन बड़े कीड़े को मारने में असफल रहा, क्योंकि यह एक गेहूं का खेत था और वह इसे लापरवाही से नष्ट करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए वह ड्यूक के वापस आने का इंतजार करते हुए केवल एक चाकू से गुफा की रखवाली कर सकता था। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि यह लगभग अंधेरा नहीं हो गया और बड़ा कीड़ा फिर से बाहर नहीं आया। इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा और अपने आंसू पोंछने पड़े। रो मत, लेविन, ड्यूक ने आश्वस्त किया। तुरंत शियाई से बात की। ऑन हुक श्वास विधि, देखें कि क्या आप गेहूं के पौधों के माध्यम से इस बड़े कीड़े का कोई सुराग पा सकते हैं। अच्छा गुरु। शियाई की ऑन हुक श्वास विधि के साथ उसने जल्दी ही आसपास के गेहूं के पौधों के साथ श्वास प्रतिध्वनि का निर्माण किया और थोड़ी देर बाद शियाई ने एक खोज की। गुरुजी, गेहूं के इस पौधे की सांस में गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि भूमिगत आत्माएं हैं जो मुक्त आध्यात्मिकता में बाधा डाल रही हैं। दूसरे शब्दों में, क्या बड़ा कीड़ा अभी भी वहां है? हाँ, ये समझते हुए ड्यूक ने जल्दी से सोचा। वह सोच रहा था कि क्या जमीन को 3 फुट खोदकर बड़े कीड़े को बाहर निकालकर उसे मार दिया जाए, या फिर सांप को बिल से बाहर निकालकर बड़े कीड़े को बाहर निकालकर उसे मार दिया जाए। बहुत जल्दी ही 3 फीट खुदाई से इनकार कर दिया। सबसे पहले, खुदाई की दक्षता बहुत धीमी है, और दूसरी बात, स्पिरिट कीड़े तेजी से भूमिगत हो जाते हैं, इसलिए उन्हें खोदा नहीं जा सकता। पार करने से पहले उन्होंने अपने गृहनगर में एक चावल के खेत की ईल खोदी, और चावल के खेत की ईल को पकड़ने से पहले उन्होंने लगभग आधी कीचड़ वाली जमीन खोद दी। स्पिरिट कीड़े ईल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये सोचते हुए उसने जल्दी से लेविन को चिल्लाकर कहा, जाओ और शापिया को यहाँ लाओ। ओह, लेविन को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए उसने जल्दी से शापियस को गले लगा लिया। 6 छोटे पक्षियों में से तीक्ष्ण कान वाले पक्षी की प्रतिक्रिया सबसे अधिक संवेदनशील है, क्योंकि उसका शरीर अपेक्षाकृत छोटा है। मुझे दें। ड्यूक ने तीखे कान को लिया और गुफा के प्रवेश द्वार पर तीखे कान को रख दिया, ये संकेत देते हुए कि तीखे कान यहाँ खेल रहे हैं। लेविन आमतौर पर मूर्ख होता है, लेकिन इस समय वह बहुत चतुर है। वह तुरंत ड्यूक की योजना समझ गया और हकलाते हुए बोला, बॉस, नुकीले कान खाए जाएंगे। चिंता मत करो, मेरे देखते रहने से तीखे कानों को कुछ नहीं होगा। ड्यूक ने कभी तीखे कानों को मारने के बारे में नहीं सोचा था। 4 कान वाला शिकारी कुत्ता 70 सिल्वर ड्रैगन द्वारा खरीदा गया एक लग्जरी है और भविष्य में घर की रखवाली के लिए मुख्य बल होगा। वो नुकीले कानों को सिर्फ चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। आखिरकार, चाहे बड़ा कीड़ा कितनी भी तेजी से हमला करे, वह ड्यूक की निशानेबाजी से ज्यादा तेज नहीं हो सकता। अध्याय 52 सुंदर मसाज की दुकान। तीक्ष्ण कानों ने गुफा के प्रवेश द्वार पर उत्सुकता से सूंघना शुरू कर दिया, लेकिन शायद उसने टाई की त्रासदी को देख लिया था, इसलिए उसने गुफा के प्रवेश द्वार तक अपने पंजे फैलाने की हिम्मत नहीं की और हमेशा चौकन्ना रहा। लेविन कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर घबराहट से शापिया को देख रहा था। ड्यूक दोनों हाथों से शाइंग 1.1 मजबूत नियंत्रण कंपेसोटर संस्करण को पकड़ता है, छेद पर निशाना लगाता है और किसी भी समय ट्रिगर खींचने के लिए तैयार रहता है, और लिंगहाई शियाओई हर समय हवा और घास की निगरानी करने के लिए वर्षा श्वास विधि चलाता है। धीरे धीरे आसमान काला पड़ने लगा और धुंधली रोशनी के कारण गुफा का प्रवेश द्वार स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत खूब। 5 में से अन्य 4 बच्चे तहखाने के प्रवेश द्वार पर हो रही मस्ती में शामिल होना चाहते थे, लेकिन लेविन ने उन्हें एक एक करके उठा लिया। समय बीतता गया और पूर्वी आकाश में अर्धचंद्र उदय हो गया, जिससे हल्की चमकीली चांदनी फैल रही थी, जिससे ड्यूक को थोड़ी सी दृष्टि मिल रही थी, और वह गुफा के प्रवेश द्वार के करीब पहुंचने से खुद को रोक नहीं सका। इसे प्रकाशित करने के लिए आध्यात्मिक पवन दीप लाया जाना चाहिए, ड्यूक ने मन ही मन सोचा। यद्यपि आध्यात्मिक उपकरण में टॉर्च जैसा कोई उपकरण नहीं है,
फिर भी एक पोर्टेबल आध्यात्मिक पवन दीपक है जो कुछ हद तक घोड़े की लालटेन जैसा है और इसे इधर उधर ले जाया जा सकता है या हुक पर लटकाया जा सकता है। लेकिन आध्यात्मिक पवन लैंप अभी भी पर्याप्त सुविधाजनक नहीं है। मुझे टॉर्च का आविष्कार करना चाहिए। मैं इसका आविष्कार करूंगा और जब मैं पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाऊंगा तो पेटेंट के लिए आवेदन करूंगा। स्पिरिट कार्ड से टॉर्च बनाने में कोई तकनीकी कठिनाई नहीं है। फेडरेशन ऑफ सेवन टावर्स में ऐसा कोई उत्पाद न होने का कारण यह है कि बहुविज्ञ लोगों के दिमाग अभी तक नहीं खुले हैं तथा उनमें प्रेरणा की कमी है। यदि पृथ्वी पर विद्युत उपकरण हैं और सेवन टावर्स फेडरेशन के पास समान आध्यात्मिक हथियार नहीं हैं, तो वे मेरे लिए भविष्य में पैसा बनाने और संसाधन अर्जित करने की गारंटी हैं। बड़े कीड़े के आने का इंतजार करते हुए वह थोड़ा दूर भटक गया। उसने तुरंत अपने सैंड ईगल के बारे में सोचा। यदि आपके पास खाली समय है तो सामरिक रोशनी निकालना सबसे अच्छा है ताकि सैंड ईगल रात में खेत की गश्त करते समय अपनी शक्ति दिखा सके। कल्पनाशील भविष्य में सभी लड़ाइयाँ दिन के दौरान नहीं होंगी और सैंड ईगल को मजबूत रोशनी से लैस करने की आवश्यकता है। सोच फिर से अलग हो रही है। कुछ मिनट बीत गए और जियाओई ने अचानक याद दिलाया, मास्टर, भूमिगत से आध्यात्मिक हस्तक्षेप असामान्य रूप से उतार चढ़ाव कर रहा है। प्राप्त करें। ड्यूक ने पलकें झपकाईं और तुरंत ध्यान केंद्रित किया। अगले ही क्षण जिस गुफा को वह देख रहा था उसका प्रवेश द्वार अचानक जम गया और एक काली छाया गुफा से बाहर निकली और जियान एयर की ओर बढ़ी जो उसके बगल में खेल रही थी। पूफ पूफ, पफ 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 पफ, द्वेष चल रहा है, हाथ स्थिर हैं और 9 गोलियां एक पल में खाली हो जाती हैं। ड्यूक जल्दी से मैगजीन निकालता है और फिर उसे वापस करके रीलोड पूरा करता है। लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण ब्लैक शैडो गुफा से बाहर निकला उसे 9 गोलियां लगीं, फिर वह जमीन पर गिर पड़ा, कुछ सेकंड के लिए हिट गया और फिर निश्चल हो गया। वाह, शार्पियर चौंका। लेविन, स्पिरिट लैंप यहाँ लाओ। ओह, लेविन जल्दी से खेत में भागा और एक आध्यात्मिक दीपक लेकर आया। ड्यूक ने आध्यात्मिक पवन दीप लिया और ध्यान से जमीन पर पड़े बड़े कीड़े की लाश की ओर बढ़ा। पीली रोशनी की मदद से वह साफ साफ देख सकता था कि बड़ा कीड़ा कैसा दिखता था। काला कवच, सफ़ेद पेट तथा दोनों ओर घने पंजे, कुछ कुछ विशालकाय कनखजूरे जैसा। हालांकि इस बड़े कीड़े के सिर पर घने दांतों वाला एक विशाल मुंह होता है जो मौत के कीड़े जैसा दिखता है। इसकी कोई आंख नहीं है और घने दांतों वाले मुंह के चारों ओर 4 कोमल तंतु फैले हुए हैं। जाहिर है ये 4 तंतु बड़े कीड़े की संवेदी प्रणाली हैं। यह एक शून्य रिंग स्पिरिट बीस्ट है, एक मिलीपेड, एक शिकारी जो भूमिगत रहता है। क्योंकि यह आध्यात्मिक पौधों के आसपास की मिट्टी में तैरना पसंद करता है, इसलिए इसे फार्म डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। इसके मांस का कुछ हिस्सा खाने योग्य है और इसका बाहरी कवच प्लेट कवच बनाने के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है। शियाओई के 9 रिंग रहस्यमय डेटाबेस के साथ ड्यूक अपने साथ एक विश्वकोश ले जाने के बराबर है। जिस क्षण उन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया, उन्हें पहले से ही उनके सामने मौजूद बड़े कीड़े के बारे में सारी जानकारी पता थी, जो कि कुछ मूल्य वाला शून्य रिंग वाला आत्मिक जानवर था। शून्य रिंग स्पिरिट जानवरों को केवल अर्ध स्पिरिट जानवर ही कहा जा सकता है। आत्मा जानवरों की तुलना में वे बहुत कमजोर हैं और साधारण शिकारी उन्हें शिकार कौशल से पकड़ सकते हैं। हालांकि शून्य रिंग स्पिरिट बीस्ट की सामग्री सामान्य पशु सामग्रियों की तुलना में बहुत बेहतर है क्योंकि यह आध्यात्मिकता को अवशोषित करती है और यह शिकारियों का पसंदीदा शिकार है। ये कनखजूरा एक वयस्क है जिसके शरीर की लंबाई 1.5 मीटर तथा व्यास 20 सेंटीमीटर है। यह एक बड़ी गांठ जैसा दिखता है। पेट के बीच में एक उभार था। ड्यूक ने खंजर से उसे खोला और मवाद का एक बड़ा ढेर बाहर निकला। मवाद में जंग लगे फर के साथ मांस का एक टुकड़ा था जो स्पष्ट रूप से एक पिल्ला के आकार का लग सकता था। टाई, लेविन ने फिर से आंसू पोंछे। ड्यूक ने अपना सिर हिलाया, आह भरी और कहा, दुर्भाग्य से 6 छोटे बच्चे 5 छोटे बच्चों में बदल गए हैं। लेविन, एक गड्ढा खोदो और टाई को दफना दो। उसने स्वयं ही कनखजूरे के शव को उठाया और उसे दूसरे खेत में ले आया। 9 में से 5 गोलियां लाश पर लगी। उसे इन गोलियों के निशानों से निपटना पड़ा ताकि कल जब वह इसे बेचेगा तो उससे पूछताछ न हो। केवल सतर्क रहकर ही आप स्थिर रह सकते हैं। भविष्य में हमें आत्मिक जानवरों के मांस और रक्त को संसाधित करने के लिए बाहर एक विशेष गोदाम बनाना होगा, अन्यथा यह मेरे अन्य जंगली जानवरों को प्रदूषित कर देगा। उसने लाशों का निपटान किया, पूल को सावधानी से साफ किया और फिर ऊपर प्रजनन कक्ष में लौट आया। जियो 2 पहले से ही गतिविधि कक्ष के चारों ओर टहल रहा है। ड्यूक ने अपने बैग से लिपटे हुए क्लाउड पाइन के पेड़ निकाले और उन्हें गलियारे में फूलों की क्यारी के कोने में जड़ के पास मिट्टी के साथ रोप दिया। पाइन क्लाउड्स को छाया पसंद है और उन्हें सीधे सूर्य की रोशनी पसंद नहीं है। रोपण के बाद यूरोपियन पाइन और ग्राउंड ऑर्किड पर थोड़ा एरोबिक उर्वरक डालें। उम्मीद है कि 2 शून्य रिंग आध्यात्मिक पौधे चमत्कार कर सकते हैं। अल्पविराम। अगले दिन भोर में लेविन को खेत पर बने घर की देखभाल करने को कहा गया।
ड्यूक ने कनखजूरे के शव को शहर में ले जाकर एक स्पिरिट बीस्ट रिसाइकलिंग की दुकान ढूंढी और उसे 25 चांदी के ड्रैगन के बदले बेच दिया। कुछ नहीं से तो बेहतर है। एक कंखजूरा केवल 25 सिल्वर ड्रैगन में बिकता है, लेकिन 4 कान वाला शिकारी कुत्ता 70 सिल्वर ड्रैगन में बिकता है। इस बार यह बहुत बड़ा नुकसान है। कीड़ों की लाशें बेचने के बाद वह स्नैकहिट टाउन में घूमता रहा, वापस जाने के लिए कुछ सब्जियां और चावल नूडल्स खरीदने के लिए तैयार। टहलने के बाद मुझे अचानक पता चला कि सड़क पर कई जानी पहचानी दुकानों के साइनबोर्ड बदल गए हैं और वहां अजीब दुकानें ज्यादा हैं। सुंदर मालिश की दुकान, धूप पैर स्नान की दुकान, रोमांटिक रात हेयर सैलून, चबाने वाले फल की दुकान। युवक, बस बाहर खड़े होकर मत देखो, अंदर आओ। सुंदर मसाज शॉप की सुंदर महिला मालिक ने ड्यूक को हाथ हिलाकर इशारा किया, जो रुक गया और देखने लगा। ड्यूक ने अपना हाथ हिलाया। वो अच्छे स्वास्थ्य में हैं और उन्हें आराम करने के लिए मालिश की आवश्यकता नहीं है। अनजाने में ही वह शहर के बीचों बीच स्थित लॉ स्पिरिट सोसाइटी में चला गया। एक आध्यात्मिक प्रशिक्षु के रूप में वह लॉ स्पिरिट सोसाइटी में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता था और बाहर निकल सकता था। सबसे पहले लॉ स्पिरिट सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर लगे बुलेटिन बोर्ड पर जाएं और अगली सार्वजनिक कक्षा का समय देखें। तुरंत उसकी आंखें चमक उठीं। 25 अक्टूबर को शेंजियाओ हिबिडी स्पिरिट माइन कंपनी के द्वितीय रिंग आर्काना के सलाहकार लियोफिस फालिंग क्लब की खुली कक्षा में बड़ी संख्या में आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं को आध्यात्मिक आर्काना की प्रतिभा का प्रसार करेंगे। सभी इच्छुक पक्षों को कक्षा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। रिंग 2 का आर्कानिस्ट। ड्यूक ने अपनी भौहें उठाईं। आध्यात्मिक सागर को खोलने के बाद से उन्होंने मैजिक स्पिरिट सोसाइटी की कई खुली कक्षाओं में भाग लिया है और यह पहली बार है कि स्तर 2 के साथ एक मध्यवर्ती आर्कानिस्ट कक्षा में आया है। पहले या तो प्रथम स्तर का जूनियर आर्केनिस्ट होता था या प्रथम स्तर का ग्रैंड नाइट, और यहाँ तक कि कुछ अनुभवी आध्यात्मिक प्रशिक्षु भी कक्षा में आते थे। मुझे नहीं पता कि मध्यवर्ती स्तर का रहस्यमय गुरु आध्यात्मिक रहस्यों का अधिक गहन ज्ञान दे सकता है या नहीं। ड्यूक 3 दिन बाद होने वाली सार्वजनिक कक्षा की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 53 रूपरेखा। 3 दिन देखते ही देखते बीत गए। ड्यूक कक्षा की तैयारी के लिए लॉ सोसाइटी में जल्दी आ गए। फेडरेशन ऑफ 7 टावर्स एक ऐसा देश है जहां रहस्यमय गुरु हर चीज पर हावी हैं और आध्यात्मिक रहस्यों से संबंधित ज्ञान को फालिंग सोसाइटी और फालिंग टावर के माध्यम से सभी स्तरों पर प्रसारित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं का निःशुल्क पंजीकरण और ध्यान विधियों का वितरण तथा निःशुल्क सार्वजनिक कक्षाएं। बेशक, आध्यात्मिक रहस्यों का अधिक और गहरा ज्ञान प्राप्त करना आम आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं के लिए भी उतना ही मुश्किल है। आखिरकार, कोई भी रहस्यमय गुरु अपने समय और ज्ञान का त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, बस आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं को बेहतर बनाने के लिए। पुस्तकें खरीदना ज्ञान प्राप्त करने का बेहतर तरीका है, लेकिन शब्द और चित्र कभी भी आध्यात्मिक रहस्यों के वाहक नहीं हो सकते। आध्यात्मिक रहस्यों की विषय वस्तु जितनी गहन है, उसे कागज से प्राप्त करना उतना ही असंभव है। समय के साथ खुली कक्षाएं आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं, विशेषकर साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले नशे की लत से ग्रस्त प्रशिक्षुओं के लिए गहन ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र तरीका बन गई हैं। बॉस लिटिल ड्यूक, मैंने सुना है कि आपने फार्म खरीद लिया है। एक परिचित विंस्टर नमस्ते कहने के लिए आया। हाँ। ओह, लिटिल सैम की शुका दुकान खेत को बदल रही है। ये घाटे का धंधा है। विंस्टर ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह भी समझ गया। चलो खेत को अच्छे से चलाते हैं, कम से कम कोई धुआं वाली चीज तो नहीं होगी और फिर से दरवाजे पर नहीं आएगी। ड्यूक ने पूछा, बॉस विंस्टर, आपको भी क्या हुआ? देखो, तुमने क्या कहा, जिसने भी शहर में दुकान खोली है उसे कभी कोई दुकान नहीं मिली। सिर्फ हमारी सेकंड वर्टिकल स्ट्रीट पर कितने दुकान मालिक बदल गए हैं। आह, मेरी पत्नी ब्लैक स्नैक परिवार की दूर की रिश्तेदार है और वह अभी भी मुसीबत को रोक सकती है। मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा करना जारी रख सकता हूँ। शेशोर टाउन ब्लैक स्नैक परिवार की जागीर है। ब्लैक स्नैक परिवार के रिश्ते के बिना व्यापार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिश्ते के साथ ये लोहे का समर्थक है। ड्यूक मुस्कुराया, मजबूत ड्रैगन सांप पर हावी नहीं हो सकता। बॉस विंस्टर, बस शांत रहें। ओह हाँ, मेरा एक एहसान है, कृपया मेरी मदद करें। आप बताओ। मैं अब एक फार्म चला रहा हूँ और उसी दौरान मुझे कुछ नवीनीकृत स्पिरिट कार्ड मिले हैं। कीमत अपेक्षाकृत सस्ती है। मैं बॉस विंस्टर से इसे बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कहता हूँ। कोई बात नहीं। ड्यूक ने कई परिचितों से मदद मांगी। हालांकि वह थोड़े समय से ही लिटिल सैम शू का स्टोर चला रहे हैं, लेकिन मोहल्ले और पड़ोसियों में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है। कृपया सभी लोग शांत रहें। लॉ स्पिरिट सोसाइटी के अध्यक्ष 9 बजे से पहले ही सभागार में पहुंच गए। आज वह पुनः मेजबान हैं। कुछ ही देर बाद ब्लैक स्नैक परिवार का एक महान शूरवीर अंदर आया। एक भ्रमण करने के बाद पहले से ही शांत सभागार और भी शांत हो गया। सभागार के बाहर ब्लैक स्नैक परिवार के शूरवीर पहले से ही हर कोने की रखवाली के लिए खड़े थे। ब्लैक स्नैक परिवार वास्तव में इस खुली कक्षा को महत्व देता है। ड्यूक के बगल में एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने फुसफुसाया। ड्यूक ने जवाब में केवल सिर हिलाया।
ब्लैक स्नैक परिवार में केवल एक मध्यवर्ती रहस्यमय जादूगर है और वह अभी भी बहुत बुरा है। एक विदेशी मध्यवर्ती रहस्यमय जादूगर के सामने उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता है। 9:30 बजे तक सभागार शांत रहा। टू आर्कानिस्ट लियो वेस अंततः ब्लैक स्नैक परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कक्षा शुरू करने के लिए सभागार में आए। मैं एक बार सार्वजनिक कक्षा में आया था और ब्लैक स्नैक परिवार के प्रथम रिंग आर्केन जादूगर मुडिस ब्लैक स्नैक और मुकोद ब्लैक स्नैक भी दल में शामिल थे और सभागार की पहली पंक्ति में बैठे थे। 2 आर्केन मास्टर द्वारा दिया गया व्याख्यान भी उनके लिए एक अध्ययन है। इसके अलावा ब्लैक स्नैक परिवार के कई आध्यात्मिक प्रशिक्षु भी हैं जो सुनने के लिए गलियारे और दरवाजे पर खड़े रहते हैं। मेरे स्टैंड के नीचे बैठे कई लोग मध्यम आयु वर्ग के हैं और कुछ के बाल भी सफ़ेद हैं। ये देखा जा सकता है कि वे कई सालों से आध्यात्मिक प्रशिक्षु के रूप में रह रहे हैं। लियो वेसी ने रहस्यमयी लबादा पहना हुआ था, लगभग 30 या 40 साल का, बहुत सुंदर। हर कोई महसूस कर सकता है कि रहस्यमय लबादे के नीचे विकिरण जैसी आध्यात्मिक आभा लगातार बाहर की ओर निकल रही है। यदि इस समय कोई आध्यात्मिक प्रशिक्षु ध्यान कर रहा हो तो वह स्पष्ट रूप से हवा से मुक्त आध्यात्मिकता को महसूस कर सकता है जो गर्म और बेचैन हो रही है। ड्यूक की तरह उन्होंने आध्यात्मिकता को आत्मसात करने से उत्पन्न जलन की भावना को महसूस किया और तुरंत शियाओई से फील्ड मेडिटेशन मेथड को रोकना बंद करने और सैंड ईगल 1.2 स्कोप संस्करण के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। ये दूसरे रिंग के रहस्यमय जादूगर द्वारा लाया गया उत्पीड़न की भावना है। एक बार जब लियोवेस मंच पर दिखाई दिया तो मैं ध्यान भी नहीं रख सका। मंच पर मौजूद लियोवेस को यह नहीं पता था कि ड्यूक क्या सोच रहा था। उन्होंने व्याख्यान जारी रखा, आप आध्यात्मिक प्रशिक्षु के रूप में क्यों रहते हैं और कोई प्रगति नहीं करते हैं? इसका कारण यह नहीं है कि आप अपने आध्यात्मिक सागर को खोलने के लिए दवाओं पर निर्भर हैं, इसलिए आपकी प्रतिभा कम है। इसका कारण यह है कि आपके आध्यात्मिक सागर में आध्यात्मिकता की कम धारणा है जो आपको अर्चना के प्रक्षेपवक्र को समझने में असमर्थ बनाती है। रहस्यमय प्रक्षेप पथ क्या है? लियो वेस ने प्रश्न पूछा, तुरंत पूछा और जवाब दिया, आध्यात्मिकता के निशानों को रहस्यमयी पगडंडियां कहा जाता है। जो कोई भी चलता है वह पीछे कुछ छोड़ जाता है। हमारे लिए वास्तविक आध्यात्मिकता को छूना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता द्वारा छोड़े गए निशानों के माध्यम से हम आध्यात्मिकता की सभी जानकारी की व्याख्या कर सकते हैं। एक रहस्यमय जादूगर आध्यात्मिकता द्वारा छोड़ी गई जानकारी में अपनी अंतर्दृष्टि की व्याख्या करता है। चाहे यह अंतर्दृष्टि वास्तविक आध्यात्मिकता से कितनी भी दूर क्यों न हो, ये रहस्यमय जादू के प्रक्षेप पथ की व्याख्या से संबंधित है। यदि आपके पास अपनी अनूठी व्याख्या है तो आपको एक रहस्यमय जादूगर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने कई पुस्तकें पढ़ी होंगी, कई आध्यात्मिक कार्डों को छुआ होगा और यहाँ तक कि कठपुतलियों को भी चलाया होगा, लेकिन आप अपने पूर्ववर्तियों के अनुभव को ही दोहरा रहे हैं, आध्यात्मिकता को समझने के बजाय उसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए तुमने अपना पूरा जीवन यहाँ बर्बाद कर दिया है। लियो वेस ने विशिष्ट विवरण से शुरुआत नहीं की, बल्कि एक उच्च स्तरीय रणनीतिक योजना के स्तर पर 1 घंटे तक खूब बातें की। उनमें से कई तो वर्षों के अभ्यास से प्राप्त उनकी अपनी गहन अनुभूति हो सकती है। सभागार में उपस्थित कई आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं के लिए ये विषय वस्तु अत्यधिक अलौकिक और भ्रामक है तथा दिखावटी होने से केवल परेशानियां ही बढ़ेंगी। पहले से ही कई आध्यात्मिक प्रशिक्षु हैं जो दूर दूर तक यात्रा करने लगे हैं। दूसरे रिंग के रहस्यमय जादूगर के दबाव में किसी ने एक दूसरे से कानाफूसी करने की हिम्मत नहीं की और सभागार अभी भी शांत था, केवल लियो वेस की आवाज़ बार बार गूंज रही थी। जो लोग समग्र स्थिति की तलाश नहीं करते हैं वे डोमेन की तलाश करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। क्योंकि आप रहस्यमय प्रक्षेप पथ के बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं, इसलिए आध्यात्मिक समुद्र में 1 या 2 ऊर्जा रेखाओं को दिन भर घूरते रहना, चाले चलने की कोशिश करना वास्तव में बेकार है। चाहे कितनी भी ऊर्जा रेखाएं बदल जाएं, चाहे संरचना कितनी भी ताज़ा क्यों न हो, ये तेंदुए के शरीर पर बस एक बाल है। केवल ऊंचे स्थान से और बाहर से देखने पर ही हम इसके रहस्यमय पथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लियो वेस ने यह कहते हुए कप का ढक्कन खोला और पानी का घूंट लिया और दर्शकों को देखा। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि बहुत से लोग उसे देख रहे थे, लेकिन फोकल लंबाई फैल गई थी। वह इससे असहमत हैं। चाय का प्याला नीचे रखते हुए उन्होंने कहा, इन शब्दों पर ध्यान से विचार करो, यदि तुम प्रेरित होगे तो तुम्हें अवश्य कुछ लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि नशे में धुत आध्यात्मिक प्रशिक्षु पहाड़ पर चढ़ नहीं सकता। मेरे कई मित्र हैं जो रहस्यमय गुरु हैं, वे भी आपकी तरह ही हुआ करते थे। उन्होंने आध्यात्मिक सागर को खोलने के लिए जागृति औषधि का उपयोग किया था, लेकिन वे आध्यात्मिक रहस्यों के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए हैं और उनमें से कई तो मुझसे भी आगे निकल गए हैं। मैं उनकी पीठ भी नहीं देख सकता। लियो वेस का व्याख्यान अभी भी जारी है। सभी आध्यात्मिक प्रशिक्षु सीधे बैठे थे और ड्यूक भी सीधा बैठा था, लेकिन अन्य विचलित लोगों के विपरीत वह मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। ज़ियाओई के अस्तित्व के साथ वह हमेशा आध्यात्मिक रहस्यों के विवरण की गहरी समझ रख सकता है,
लेकिन जियाओई आखिरकार कृत्रिम बुद्धि ही है। इन विवरणों के माध्यम से आध्यात्मिक अर्चना को समझना असंभव है और स्वाभाविक रूप से अर्चना के प्रक्षेप पथ की कोई समझ नहीं है। अभी लियोवेस के व्याख्यान ने रूपरेखा और रूपरेखा की भूमिका निभाई, ड्यूक के लिए शुरू से अंत तक आध्यात्मिक रहस्यों को सुलझाया। उन्होंने आध्यात्मिक सागर में बदलाव महसूस किया, लेकिन यह विचलित होने और निरीक्षण करने का समय नहीं था। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा लियोवेस के व्याख्यान को सुनने में लगा दी। अध्याय 54 4 सितारा आध्यात्मिक प्रशिक्षु। 1 घंटे के उच्च स्तरीय सिद्धांत के बावजूद दो रिंग रहस्यमय गुरु लियोवेस अपने व्याख्यानों में कई आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पाए। सौभाग्य से लियोवेस ने संभवतः अपना सिद्धांत पूरा कर लिया है। अगले 1 घंटे में उन्होंने व्याख्यान की विषय वस्तु बदल दी और विशिष्ट रहस्यमय प्रक्षेप पथ की व्याख्या करना शुरू कर दिया, जिसने निस्संदेह उन्नीदे आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं को तुरंत उत्साहित कर दिया। फालिंग क्लब में कक्षाएं लेने के लिए आने वाले आध्यात्मिक प्रशिक्षु अभी भी आर्केन मास्टर के पद पर पदोन्नत होने की आशा रखते हैं। सिद्धांत उन्हें उबाऊ लगता है, लेकिन वे रहस्यमय प्रक्षेप पथ की अपनी समझ के विवरण को बढ़ाने के लिए बेहद उत्सुक हैं, क्योंकि अपने स्वयं के स्तर में सुधार करना वास्तव में संभव है। ऊर्जा की एक रेखा। लियोविस ने ब्लैकबोर्ड पर चाक से एक यादृच्छिक रेखा खींची, जो आध्यात्मिक सागर में ऊर्जा रेखा का प्रतिनिधित्व करती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आध्यात्मिकता का ज्ञान, रहस्यमय कानून के पथ का ज्ञान, अंततः आध्यात्मिक समुद्र में ऐसी रेखा क्यों बनाएगा? वास्तव में इसका स्पष्टीकरण बहुत सरल है और कई लोगों ने इसे सुना होगा। कोई अन्य नहीं है, वह स्थान जहां आध्यात्मिकता शून्य में पार करती है वह रहस्यमय ट्रैक है। हम इसे पुनः उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऐसी एक रेखा है। ऊर्जा रेखा। क्योंकि आध्यात्मिकता में जादुई और शक्तिशाली ऊर्जा होती है, इसलिए इसे ऊर्जा रेखा कहा जाता है। भले ही यह आध्यात्मिकता का एक अंश हो, लेकिन पुनरुत्पादित होने पर भी इसमें मजबूत ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आध्यात्मिकता एक अवधारणा है और इस अवधारणा को परिभाषित करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य में आध्यात्मिकता किसी भी समय गुजर सकती है तथा अपने पीछे रहस्यमय निशान छोड़ जाती है, और फिर हम उन्हें ऊर्जा रेखाओं में संघनित कर देते हैं। अर्थात हम आध्यात्मिकता को फंसाने के लिए ऊर्जा रेखाओं का उपयोग करते हैं। वास्तव में हम किसी चीज में फंसे नहीं हैं, ये वह अवधारणा है जो ऊर्जा उत्पन्न करती है। बेशक आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, यह महान रहस्यमय गुरुओं द्वारा शोध का विषय है। आपको बस ये जानने की जरूरत है कि आध्यात्मिकता इस ऊर्जा रेखा में फंसी हुई है और आध्यात्मिकता हमेशा बदलती रहती है, इसलिए ये धागा भी हमेशा बदल सकता है। लियोविस ने कहा, चाक की रेखा का उपयोग करके एक वक्र को बेतरतीब ढंग से बढ़ाया, ऊन के दो टुकड़ों की तरह मुड़ते और मुड़ते हुए। देखिए, आध्यात्मिकता की निरंतर बदलती प्रकृति का उपयोग करते हुए हमारी ऊर्जा रेखाएं भी तदनुसार बदलती हैं। इस समय ऊर्जा रेखाएं अभी भी मायावी हैं, ठीक उसी तरह जैसे इस समय आपके आध्यात्मिक सागर में ऊर्जा रेखाएं मायावी हैं। और हमें जो करना है वह है इसे ठीक करना। इसे ठीक करने के लिए हजारों परिवर्तनों में से एक को चुनना और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करना, केवल इस एक प्रकृति को प्रदर्शित करना। फिर उसने ऊन के दो टुकड़ों के सिरों को चाक से जोड़ा। देखो, इस तरह से यह एक छल्ला है। ऊर्जा चाहे जहां भी बहे, यह इन वक्रों के चारों ओर घूमेगी और अंत में मूल बिंदु पर वापस आ जाएगी, एक तरह की स्थिरता बन जाएगी। ये छल्ला है। इसलिए याद रखो, अंगूठी आत्मा का स्थिरीकरण है। यदि आप एक अर्चनावादी के रूप में पदोन्नत होना चाहते हैं तो आपको आध्यात्मिकता की प्रकृति को ठीक करना होगा। दर्शकों में उपस्थित पुरुषों, महिलाओं, युवाओं, मध्यम आयु वर्ग के लोगों और यहाँ तक कि वृद्ध लोगों की भ्रमित आंखों को देखते हुए लियोवेस ने रुककर पूछा, ये कठिन है ना? कठिनाई सही है, क्योंकि आपकी दृष्टि बहुत संकीर्ण है और आप केवल ऊर्जा रेखा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए अगली रिंग को ठीक करने में सक्षम होना अजीब है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको एक उच्च स्थान से, समग्र स्थिति से शुरू करना होगा। ब्लैकबोर्ड पर रिंग की तरह इसके इधर उधर जाने की चिंता न करें और अंततः आपको दोनों छोरों को जोड़ना होगा। तो यह अभी भी कठिन है ना? लियोवेस मंच पर मुस्कुराए, लेकिन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, क्या आप एक गंदा जीवन जी सकते हैं? बुरे जीवन का कोई समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रहस्यों का समाधान अवश्य होना चाहिए। अल्पविराम। आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं की उत्साहपूर्ण तालियों के बीच मास्टर लियोविसियो, जिन्होंने खुली कक्षा समाप्त कर ली थी, को ब्लैक स्नैक परिवार के सभी लोगों ने घेर लिया और वे मैजिक सोसाइटी से चले गए। सभागार में मौजूद आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं ने चर्चा की कि उन्होंने कक्षा से क्या सीखा। ड्यूक ने चर्चा में भाग नहीं लिया। कक्षा के बाद उन्होंने तुरंत कुछ परिचितों को अलविदा कहा और फिर जल्दी से लिटिल ड्यूक फार्म के दूसरे मैदान में वापस चले गए। मालिक, मुझे परेशान मत करो, लेविन, ड्यूक ने कुछ कहा और तेजी से ऊपर तीसरी मंजिल पर स्थित छोटी सी अटारी में चला गया। पूरे खेत को देखते हुए, पीले भूरे खेत से निकलते हरे गेहूं के पौधों को देखते हुए मैं गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और खुली कक्षा की सामग्री को याद करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं।
लियो वेस का व्याख्यान शियाओई द्वारा बार बार सुनाया गया। जियाओई के लिए उच्च स्तर के सैद्धांतिक भाग को समझना और समझना मुश्किल है, लेकिन ड्यूक ने हर बार कुछ न कुछ हासिल किया है। अनजाने में आध्यात्मिक समुद्र में मूल रूप से दो भागों में विभाजित हुई ऊर्जा रेखाएं धीरे धीरे कोशिकाओं की तरह विभाजित और गुना हो गईं। 2 छड़ियां 4 छड़ियां बन जाती हैं और 4 छड़ियां 8 छड़ियां बन जाती हैं। प्रत्येक ऊर्जा रेखा एक लचीले छोटे सांप की तरह है जो आध्यात्मिक सागर में खुशी से कूद रही है, स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर रही है। अचानक एक फुर्तीला सांप दूसरे फुर्तीला सांप से टकराया और वह पहले की तरह एकाएक टूटकर अलग नहीं हुआ। इसके बजाय 2 लचीले छोटे सांप एक लंबे लचीले छोटे सांप में विलीन हो गए। डोमिनोज की तरह इन 2 छोटे सांपों के एक छोटे सांप में विलय होने के उदाहरण के साथ बाद के सभी छोटे सांप एक दूसरे के साथ विलय कर सकते हैं। विभाजन जारी है और विलय भी जारी है। ड्यूक लिंगहाई में सभी ऊर्जा रेखाएं धीरे धीरे विभाजित, पुनर्गठित और परिवर्तित होकर विभिन्न मिश्रित संरचनाएं बना सकती हैं। हाँ, ड्यूक ने शियाओई को लियो वेस वर्ग की विषय वस्तु को बार बार बजाना बंद करने का संकेत दिया और फिर खुशी खुशी आध्यात्मिक समुद्र की ओर देखा, इन ऊर्जा रेखाओं के साथ खुशी खुशी बदलते हुए। तारों से जुड़ा हुआ अचानक ज्ञान प्राप्त होना 100 स्पिरिट कार्डों की मरम्मत करके एक स्टार तक आगे बढ़ने से बेहतर है। वह हंसा। शियाओई ने भी सही समय पर बधाई दी। बधाई हो गुरु, ऊर्जा रेखाएं कनेक्टिंग लाइनों के स्तर तक पहुंच गई हैं और आपको आधिकारिक तौर पर 4 सितारा आध्यात्मिक प्रशिक्षु के रूप में पदोन्नत किया गया है। ठीक है। ड्यूक के मुंह के कोने ऊपर की ओर खींच गए और उसे लिंगहाई का अभ्यास करते समय हर समय आत्मज्ञान प्राप्त होता रहता था। प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, पसीना और समझ एक साथ आते हैं। और अब उसे इस बात की गहरी समझ है कि क्यों अनलॉकिंग द स्पिरिचुअल आर्काना पुस्तक में कहा गया है कि कई महान आर्काना मास्टर्स सबसे कमजोर ड्रग आदि आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं से निकले हैं। सच्ची समझ के सामने कम प्रतिभा किसी भी चीज को सीमित नहीं कर सकती। हो सकता है कि नशीली दवाओं के सेवन से खुला आध्यात्मिक सागर धीमा, अकुशल और आध्यात्मिकता को अवशोषित करने में खराब हो, लेकिन ये दैनिक अभ्यास में बाधाएं मात्र हैं। अक्सर केवल एक ही बोध की आवश्यकता होती है जो महीनों, वर्षों या यहाँ तक कि दशकों की साधना के बराबर हो सकती है। कुछ प्रतिभाशाली रहस्यमय गुरु आध्यात्मिक सागर खुलने के दिन आध्यात्मिक कोर को भी संघनित कर सकते हैं और उन्हें प्रथम रिंग में पदोन्नत किया जा सकता है। कुछ रहस्यमय गुरु जो देर से खिलते हैं वे 50 वर्ष की आयु तक मुश्किल से रहस्यमय गुरु के रूप में पदोन्नत हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वे 1 वर्ष में एक रिंग बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से हर कोई आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, अन्यथा स्नैकटाउन में फालिंग क्लब की खुली कक्षा के लिए सैकड़ों आध्यात्मिक प्रशिक्षु प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते। 4 सितारे आ गए हैं, क्या 5 सितारे अभी भी दूर हैं? 5 सितारों के बाद मैं आध्यात्मिक कोर को संघनित करने में सक्षम हो जाऊंगा और एक स्तर एक रहस्यमय जादूगर के रूप में पदोन्नत हो जाऊंगा। ड्यूक खड़ा हो गया, दोनों हाथों से बाड़ पर झुक गया, दूर आकाश में सूर्यास्त को निहारते हुए। जब मुझे स्तर 1 में पदोन्नत किया जाता है तो मैं शायद शेंजियाओ शहर में पैर जमाने और वास्तविक आध्यात्मिक अर्चना का अध्ययन करने में सक्षम हो जाऊंगा। उनका जन्म शेशोऊ टाउन में हुआ था और वे शेशोऊ टाउन में ही पले बढ़े। यह उसके विकास के लिए सबसे अच्छी जगह है, लेकिन प्रथम रिंग में पदोन्नत होने के बाद यहाँ के संसाधन उसके आगे के विकास में सहायता नहीं कर सकते। एक दिन मुझे जाना ही होगा। अध्याय 55 टोड भेड़िया जानवर। किसी को भी ये पता नहीं था कि ड्यूक को मात्र 5 महीनों में 1 सितारा आध्यात्मिक प्रशिक्षु से 4 सितारा आध्यात्मिक प्रशिक्षु के रूप में पदोन्नत कर दिया गया था। इसके अलावा शेंजियाओ शहर में स्थित वेस्ट कार्ड स्टेशन पर जाकर कार्ड खरीदना तथा नवीनीकृत कार्डों को शहर के कंसाइनमेंट स्टोर्स में भेजना भी शामिल है। वह अपना अधिकांश समय लिटिल ड्यूक फार्म में बिताते हैं। एकदम सही, ज्यादातर समय जियाओहे बेंड के दक्षिण में जंगल की खोज में व्यतीत होता है। कभी कभी मैं शिकार से लौटे पुराने शिकारियों का मनोरंजन करता हूं और उनसे जंगल में शिकार के कुछ अनुभव पूछता हूं। जंगल में सभी खतरे आत्मिक जानवरों से नहीं आते। यहाँ दलदल, जहरीले पौधे, जहरीले फूल, जहरीले कीड़े और पूर्वजों द्वारा बिछाए गए विभिन्न जाल भी हैं। उदाहरण के लिए इस समय वह कटीले जंगल में जाने के लिए कुल्हाड़ी से रास्ता काट रहा था, तभी अचानक किसी चीज से उसका हाथ खरोंच गया। पीछे मुड़कर उसने अचानक गहरी सांस ली। ये कुष्ठ रोग की बेल है। नाम सुनना बहुत दिलचस्प है, लेकिन वास्तव में यह एक अत्यधिक जहरीला पदार्थ है जो मूल रूप से खून से गले को सील कर सकता है। भले ही पुराना शिकारी ध्यान न दे रहा हो, वह कोड़ की बेल के नीचे मर जाएगा। सौभाग्यवश ड्यूक घबराया नहीं। लड़ाई की ऊर्जा चल रही थी और घाव से खून तुरंत बाहर निकल आया और खून के साथ साथ महंगी बेल का जहर भी बाहर निकल गया। उसने लड़ाई की ऊर्जा को तभी चलाना बंद किया जब ये सुनिश्चित हो गया कि घाव विषाक्त पदार्थों से मुक्त हो गया है। हाँ, अगर मैंने डूक्यूई की साधना नहीं की होती तो मैं अकेले जंगल में जाकर खोज करने की हिम्मत नहीं कर पाता। ड्यूक ने अपनी जेब से एक हेमोस्टेटिक पट्टी निकाली और ध्यान से घाव पर पट्टी बांधी। एक शून्य अंगूठी वाले शूरवीर के रूप में डूक्यूई के प्रभाव में 100 जहर भी अजेय हैं और यह छोटा सा बैग मुझे अपना जीवन जारी रखने में मदद कर सकता है।
शूरवीर द्वारा आत्मिक पशु के साथ अनुबंध करने के बाद वे साथी बन जाते हैं जो जीवन और मृत्यु को साझा करते हैं। जब इस तरह के विष का सामना करना पड़ता है जो रक्त को देखता है और गले को सील करता है, तो शूरवीर के जीवन को जारी रखने के लिए अनुबंधित आत्मा जानवर भी होते हैं जो मारक को खोजने के लिए समय का समर्थन करते हैं। सच में, ज़ियाडोऊ, चिची, उसके कंधे पर बैठे लंबे बालों वाले मीरकैट ने सहमति में ड्यूक की ओर दांत दिखाए। ज़ियाई किसी भी समय आसपास के वातावरण पर नजर रखने के लिए वर्षाश्वास विधि को लटका देती है। एक आत्मा जानवर के रूप में ज़ियाडो की सतर्कता के साथ मिलकर ये ड्यूक की सुरक्षा की भावना को दोगुना कर देता है। सड़क को अवरुद्ध करने वाले कांटों को चीर दो और आगे जंगल में एक छोटा सा तालाब है। पानी का कुंड सिर्फ 1 मीटर वर्ग का है और एकदम साफ है। इसमें कोई छोटी मछलियां और झींगे नहीं हैं, सिर्फ कुछ छोटे जलीय कीड़े हैं। तालाब के किनारे कीचड़ भरी जमीन पर एक पौधा था जो कांटे जैसा दिख रहा था। चारों ओर लटकी हुई शाखाओं पर कुछ छोटे नीले फूल खिले हुए थे, जिनमें से कुछ बहुत खूबसूरत थे और कुछ मुरझा गए थे। शून्य रिंग आध्यात्मिक पौधा, विटेक्स फॉक्सटेल। ज़ियाई ने फैसला किया, ये पौधा पहले से ही मुक्त आध्यात्मिकता को सुलझा सकता है और एक आध्यात्मिक आभा बना सकता है। अच्छा, ड्यूक बहुत खुश हुआ। सभी कांटों और कांटों से गुजरना सार्थक रहा और अंततः एक शून्य रिंग आध्यात्मिक पौधा मिला जो आध्यात्मिक ऊर्जा को छांट सकता है। बकवास न करते हुए मैंने सीधे खुदाई शुरू कर दी। विटेक्स फॉक्सटेल एक बहुत बड़ा पौधा है जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। हालांकि ड्यूक के पास ताकत है और उसकी नाराजगी आशीर्वाद के लिए दौड़ रही है। फावड़ा ऊपर नीचे उड़ रहा है और मिट्टी के टुकड़े पूल में फेंके जा रहे हैं। जब वो खुदाई का आधा काम पूरा कर चुका था तो शियाई ने अचानक चेतावनी दी, 5 बजे आत्मिक जानवर आ रहे हैं, गुरु कृपया सावधान रहें। शियाडोऊ ने भी असामान्यता को नोटिस किया और ड्यूक के कान में तेजी से ची 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 की आवाज निकाली। फावड़ा नीचे रख दो। अपने दाहिने हाथ को हिलाते ही रेत के ईगल्स की एक अंगूठी उसके हाथ में आ जाती है। ड्यूक ने जल्दी से छोटे 8 न्यूज़पेपर की 5 बजे की दिशा की ओर देखा। वहां कांटे दूर से पास तक हिल रहे थे और फिर एक बदसूरत राक्षस कांटों वाली झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा। यह एक टोड और कंगारू के संयोजन जैसा लग रहा था और इसके मोटे पिछले पैर ऊंची छलांग लगा रहे थे। पूफ पूफ पूफ। ड्यूक ने उसी स्थान पर गोली चलाई और 3 गोलियां चलाईं। राक्षस को स्पष्ट रूप से पिस्तौल की ताकत का पता नहीं था। वह हवा में उछला और चकमा नहीं दे सका। उसे 3 गोलियां लगीं और वह खून से लथपथ होकर मौके पर ही चीखने लगा। बहुत खूब। ड्यूक गिरते हुए राक्षस से बचने के लिए वहीं लुढ़क गया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और फिर से गोली चलाई। लगातार हल्की गोलियों की आवाजें आ रही थीं और सिर्फ एक जोड़ी मैगजीन पूरी तरह से खाली हो पाई थी। धमाका धमाका। राक्षस तालाब में गिर गया और गहरे लाल रंग का खून सीधे तालाब पर फैल गया। ड्यूक को तब पता चला जब उसने गोलियां बदली कि राक्षस पूल में डूब गया है और गतिहीन है तथा गोलियां उसके सिर, छाती और पेट में घुस गई हैं। मृत जियुई, क्या तुमने पता लगाया है कि यह किस प्रकार का आत्मिक जानवर है? डेटाबेस में एटलस की तुलना के अनुसार 2 प्रकार के आत्मिक जानवर हैं जो अधिक सुसंगत हैं। एक है शून्य रिंग आत्मिक जानवर जेरबोआ और दूसरा है एक रिंग आत्मिक जानवर टॉड वुल्फ। शियाई ने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। आखिरकार मैंने आत्मिक जानवरों के बारे में जो किताबें पढ़ी हैं उनमें से अधिकांश हाथ से चित्रित चित्र हैं। बहुत अधिक विकृति। ड्यूक ने सिर हिलाया। तो ये लाल रंग के सिर वाला एक जरबोआ होना चाहिए। मैंने इसे बेतरतीब ढंग से मार डाला। इसने रहस्यमय जादू की अंगूठी भी सक्रिय नहीं की, इसलिए इसे असली आत्मा जानवर नहीं माना जा सकता। उसने तालाब के किनारे कीचड़ पर पैर रखा, उस क्षतिग्रस्त जरबोआ को उसकी पूंछ से पकड़ा और उसके पूरे शरीर को तालाब से बाहर खींच लिया। हालांकि जब उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति से इसे महसूस किया तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि इस आत्मिक जानवर की लाश के चारों ओर बहुत अधिक आध्यात्मिकता थी, जो कि शून्य रिंग आत्मिक जानवर के मानक से कहीं अधिक थी। हो, यह कोई जरबोआ नहीं है, ये तो एक टोड भेड़िया है, एक रिंग स्पिरिट जानवर है, ड्यूक ने आश्चर्य से कहा। ये पहला एक रिंग वाला आत्मिक जानवर है जिसका सामना उसने कुछ समय में किया है और उससे मिलते ही उसे रेत के ईगल्स के एक समूह ने गोली मार दी, जिससे वह गलती से उसे शून्य रिंग वाला आत्मिक जानवर समझ बैठा। आखिरकार जब वह काली बीटल कार पर सवार होता था तो वह अक्सर बड़े शूरवीर को एक रिंग स्पिरिट जानवरों या यहाँ तक कि 2 रिंग स्पिरिट जानवरों के साथ लड़ते हुए देखता था। वास्तविक आत्मिक प्राणियों के रूप में उन सभी में जन्मजात ठोस रहस्य विद्यमान होते हैं, या पवन ब्लेड, या बर्फ का कुदाल, या बिजली की एक स्ट्रिंग, या रॉकेटों का एक समूह, या पत्थर के कवच जैसे कवच। उदाहरण के लिए उसके कंधे पर छोटी सी जेब रक्तरेखा के जागने के बाद यह उसके ठोसकरण रहस्य को संगठित कर देगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक रिंग वाला स्पिरिट बीस्ट मेरी बंदूक के नीचे रहस्यमयी मंत्र भी नहीं छोड़ सकता। शायद टॉड वुल्फ लापरवाह था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं, जो कि मजबूत नहीं लग रहा था, के पास रहस्यमयी हथियारों की एक अंगूठी थी।
मुझे डर है कि यह एक रिंग वाले रहस्यमयी हथियारों में सबसे शक्तिशाली था। चाहे आत्मिक जानवर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो असली बंदूकों से डरता ही है। ड्यूक बहुत अच्छे मूड में है। जल्दी से फॉक्सटेल वेटल को खोदकर बाहर निकाला, जड़ों को सावधानीपूर्वक प्लास्टिक की फिल्म से लपेटा और फिर उसे ले जाने के लिए एक बैग में रख लिया। फिर टोड भेड़िया जानवर को भांग की रस्सी से बांधें और कंधे पर ले जाएं। शिया दो, चलो घर चलते हैं और अभ्यास के लिए मांस खाते हैं। टॉड वुल्फ बीस्ट एक रिंग स्पिरिट बीस्ट के साथ रक्त शोधन के आधे महीने के अभ्यास के लिए स्पिरिट बीस्ट के मांस पर पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चीची, जियाडो अपनी ताकत दिखाते हुए टॉड वुल्फ बीस्ट की लाश पर कूद गया। उसने घाव से सीधे एक टुकड़ा लिया, मांस का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और उसे बड़े चाव से खाया और आनंद लिया। बीए तक वापसी का पूरा रास्ता सुचारू रूप से चला। लेविन एक पानी का कुंड खोद रहा था और जब उसने ड्यूक को एक राक्षस को ले जाते हुए देखा तो उसने इसे एक साधारण जानवर का शिकार करने के रूप में समझा और उत्सुकता से नहीं पूछा। शुभ दोपहर बॉस, आप बहुत जल्दी वापस आ गए। ठीक है, जब थक जाओ तो आराम करो, काम एक दिन में नहीं होता। ड्यूक ने सिर हिलाया। बहुत खूब। पांचों छोटे बच्चे लेविन के पास से भागे और ड्यूक की पतलून के चारों ओर कूद पड़े, उसे खुश करने की कोशिश करते हुए वे बता सकते थे कि मालिक कौन है। जाओ और खेलो। ड्यूक ने पांचों छोटे बच्चों को भगा दिया। टॉड वुल्फ बीस्ट को लिविंग रूम में रखें और सबसे पहले फॉक्सटेल वटल को बैकपैक में लगाएं। यह एक शून्य रिंग आध्यात्मिक पौधा है जो आभा को सुलझा सकता है। धीरे धीरे मैं स्वयं ही आध्यात्मिक आभा की व्यवस्था कर सकता हूं, बिना कोई आध्यात्मिक पौधा खरीदे। पैसे बचाएं। सार्वभौमिक रक्त शोधन विधि का प्रभाव अपेक्षाकृत खराब है। यहां तक कि भोजन टॉनिक के रूप में टॉड भेड़िया जानवर के मांस और खून के साथ जब ड्यूक और शियाडो एक साथ रक्त का अभ्यास करते हैं तब भी वे लड़ने की भावना पर आशीर्वाद प्रभाव महसूस कर सकते हैं और यह ज्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन ड्यूक को इसकी परवाह नहीं है। एक अच्छी रक्त शोधन विधि केवल शूरवीर को तेजी से अभ्यास करा सकती है, लेकिन शूरवीर की सीमा स्तर एक शूरवीर है। यदि आप धीमी या तेज गति से अभ्यास करते हैं तो आप अंततः स्तर एक शूरवीर के चरण में बर्बाद हो जाएंगे। भले ही ड्यूक के पास शियाडो हो, शियाडो को पहले एक प्रेत जानवर में बदलना होगा ताकि वह प्रथम रिंग महान शूरवीर की बेड़ियां तोड़ सके और द्वितीय रिंग प्रेत शूरवीर के रूप में पदोन्नत हो सके। जल्दी या बाद में आपको एक रिंग एक महान शूरवीर के चरण में कुछ समय बिताना होगा, इसलिए रक्त शोधन विधि की गुणवत्ता की परवाह क्यों करें। हाँ, लड़ाई का जोश थोड़ा बढ़ गया है, ये ठीक है। रक्त शोधन विधि का अभ्यास करने के बाद ड्यूक सबसे पहले तीसरी मंजिल पर स्थित छोटी सी अटारी में गया, बाड़ से बाहर निकला, दूसरी मंजिल के शीर्ष पर खड़ा हुआ और 100 मीटर दूर खड़े ठोस लकड़ी के लक्ष्य पर गोली चला दी। कश कश, पत्रिका बदलें। मैगजीन से 10 गोलियां दागने के बाद ड्यूक ने सैंड ईगल 1.1 मजल कंपेंसेटर वर्जन वापस ले लिया। यह उसका रोज का होमवर्क है। तुरंत ही वह दूसरी मंजिल की चोटी से कूद गया। अपने शरीर में प्रवाहित हो रही ऊर्जा से संघर्ष करते हुए वह निगल के समान हल्का महसूस करने लगा और फिर मजबूती से जमीन पर उतरा। ठोस लकड़ी के लक्ष्य की ओर तेजी से चलें। लक्ष्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है तथा गोली के छेद मूलतः निशाने पर ही बने हुए हैं तथा केवल परिधि पर कुछ गोलियां दागी गई हैं। निशाना काफी अच्छा है। 100 मीटर के अंदर 10 में से 9 गोलियां निशाने पर लगती हैं। अगर ये 10 मीटर के अंदर है तो आप जहां चाहें वहां निशाना लगा सकते हैं। ड्यूक अपने प्रशिक्षण परिणामों से बहुत संतुष्ट हैं। 10 मीटर के भीतर सैंड ईगल अजेय है। इसके अलावा सैंड ईगल का हमला छुपा हुआ है और इसकी हमला करने की गति बहुत तेज है। चाहे कोई भी शूरवीर या आत्मा जानवर हो, अगर वह करीब आता है तो वह सैंड ईगल की आग के विस्फोट के नीचे मर जाएगा। 10 मीटर की दूरी पर सैंड ईगल सटीक और निर्दयी है। यदि आप चुपके से हमला करते हैं तो आप अजेय भी होंगे, लेकिन आपको अभी भी सामने से लड़ने में सावधान रहने की आवश्यकता है। कुछ शूरवीर लंबी दूरी के युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं और कुछ रहस्यमय जादूगर अल्ट्रा लंबी दूरी के रहस्यमय मंत्रों का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिनका ड्यूक एक ही बंदूक से विरोध कर सकता है। काली भरिंग पर सवार होकर जब भी वो बड़े शूरवीर को लड़ते देखता तो वह अपने मन में जियो यी के साथ टकराव की कल्पना करता। चाहे मानसिक गणित हो या ना हो, बड़े शूरवीर एक एक करके आते हैं और मर जाते हैं। लेकिन एक बार जब महान शूरवीर सतर्क रहता है और अनुबंधित आत्मा जानवर के साथ सहयोग करता है तो ड्यूक को जवाबी हमले में मारे जाने से सावधान रहना होगा। यदि आपको कोई युद्ध कौशल या रहस्यमय मंत्र प्राप्त हो जाए तो आप गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे या यहां तक कि मर भी जाएंगे। आक्रमण में ताकत और रक्षा में कमजोरी अब मेरी सबसे बड़ी खामी है, इसलिए बस अपना प्रोफाइल कम रखें। वह ठोस लकड़ी का लक्ष्य वापस ले गया और लेविन को जलाओ लकड़ी के लिए इसे चीरने दिया। अब देर से शरद ऋतु आ रही थी और सर्दी जल्द ही आने वाली थी, इसलिए उसे गर्म रहने के लिए आग जलानी पड़ी। उसने सर्दियों का फायदा उठाने और 2 रिंग स्पिरिट कार्ड निरंतर तापमान कार्ड बेचने का अवसर खोजने की योजना बनाए।
इससे पहले किसी व्यक्ति ने कई मालिकों के माध्यम से उनसे संपर्क किया था जो उनके लिए नवीनीकृत कार्ड बेचते थे तथा वे एक स्थिर तापमान कार्ड खरीदना चाहते थे, लेकिन ये बोली उनकी मनोवैज्ञानिक अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। 15 स्वर्ण ड्रैगन, मैं एक भी कम कांस्य ड्रैगन नहीं बेचूंगा। यह एकमात्र द्वितीय रिंग स्पिरिट कार्ड है जिसे ड्यूक ने अब तक नवीनीकृत किया है। 15 यदि सोने का अजगर बेचा न जा सके तो वो उसे अपने पास ही रखना चाहेगा। लेविन, मैं शहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ड्यूक ने लेविन से चिल्लाकर कहा जो बाहर अपना चाकू तेज कर रहा था। चूंकि टाई को कंकजूरे ने खा लिया था, इसलिए लेविन हर दिन एक चाकू ले जाता था और बाहर जाने से पहले उसे तेज कर देता था ताकि कोई और दुर्घटना न हो जाए और अन्य 5 छोटे कंकजूरे क्षतिग्रस्त न हो जाएं। मालिक, मैं घर का ख्याल रखूंगा। ठीक है, लकड़ी को जलावन के लिए काटना याद रखना। लेविन को ये बताने के बाद ड्यूक साइकिल पर सवार होकर तेजी से शहर की ओर चल पड़ा। खेत की सड़कें कच्ची हैं, बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं। सौभाग्य से उसके पास लड़ने की भावना है, उसका शरीर बहुत स्थिर है और उसे कोई परेशानी महसूस नहीं होती। जैसे ही मैं दूसरी सीधी सड़क पर पहुंचा, मैंने एक पशु गाड़ी को आते देखा। गति बहुत धीमी है, चारों ओर भाड़े के सैनिकों का घेरा है जो उन्हें बातें करते और हंसते हुए ले जा रहे हैं। सड़क के किनारे पैदल चलने वाले लोग एक के बाद एक रास्ता दे रहे हैं और ड्यूक अपनी साइकिल पर दीवार के सहारे टिका हुआ है। उसने देखा कि पशु गाड़ी एक आत्मिक पशु की विशाल लाश को खींच रही थी। शेर और बाज की तरह दोनों तरफ एक जोड़ी विशाल पंख लटकते हैं। वाह, ये किस प्रकार का आत्मिक जानवर है? सड़क के किनारे किसी ने आश्चर्य से कहा। ऐसा प्रतीत हुआ कि एक भाड़े के सैनिक ने यह विस्मयादिबोधक सुना, अपना सिर घुमाया और जोर से चिल्लाया, 3 अंगूठी वाला आत्मा जानवर, स्प्लिटिंग ग्रिफॉन, हमारे तलवार और ढाल वाले भाड़े के सैनिक समूह की लूट। 3 रिंग आत्मा जानवर, स्प्लिटिंग स्काई ग्रिफॉन। राहगीरों ने फिर चिल्लाकर कहा। भाड़े के सैनिकों को इस तरह की चिल्लाहट सुनना पसंद है और वे उत्साह से चिल्लाए। तलवार और ढाल भाड़े का समूह शक्तिशाली है और उसने 4 रिंग आत्मा जानवरों का सफलतापूर्वक शिकार किया है। अब भाड़े का समूह लोगों की भर्ती कर रहा है और इसके कई लाभ हैं। शूरवीर जो समूह में शामिल होना चाहते हैं, जल्दी से साइन अप करें। रास्ते भर इतराती हुई धीरे धीरे जानवरों वाली गाड़ी गुजर गई। ड्यूक ने ग्रिफॉन के पहाड़ी जैसे शव को देखा और निगलने से खुद को रोक नहीं सका। अगर इस चीज के मांस और खून का इस्तेमाल रक्त शोधन विधि का अभ्यास करने के लिए किया जाता तो सार्वभौमिक रक्त शोधन विधि की गति भी विस्फोट हो जाती। फिर उसने सोचा, ये चीज पहाड़ के बराबर ही है। अगर मेरा सैंड ईगल इससे टकराएगा तो ज्यादा से ज्यादा यह इसे एक इंजेक्शन देगा। ग्रेड का अंतर बहुत बड़ा है। सैंड ईगल केवल एक रिंग रहस्यमय हथियार है और 3 रिंग स्पिरिट बीस्ट को मारना वास्तव में बहुत कठिन है। बिना किसी देरी के ड्यूक अपनी साइकिल पर सवार होकर डोलोंग स्पिरिट टूल स्टोर पर गया, मालिक से बात की, अपने पास रखे छोटे चमड़े के बैग को खोला और काउंटर पर कुछ नवीनीकरण कार्ड रख दिए। बॉस डोलोंग ने नवीनीकृत कार्ड के लिए अपना कार्ड स्वाइप करके भुगतान किया और निश्चित रूप से कमीशन के रूप में थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रख लिया। फिर ड्यूक दूसरे आउटलेट पर चला गया। इस तरह से शहर के सभी बिक्री केंद्रों का भ्रमण करते हुए ड्यूक ने लिंगलोंग कार्ड पर शेष राशि पर नजर डाली और वो अच्छे मूड में दिखाई दिया। इस माह के दौरान उनके नवीनीकृत कार्ड बिक गए। नवीकरण उपभोग्य सामग्रियों, आने जाने के किराए और ताओका स्टेशन के खर्च को छोड़कर मैंने लगभग 12 स्वर्ण ड्रैगन का शुद्ध लाभ कमाया। निश्चित रूप से पिछले कुछ महीनों में उसने जो नवीनीकृत कार्ड जमा किए थे वे 1 महीने में ही लगभग बिक गए और अगले महीने उसकी आय इतनी अधिक नहीं होगी। छोटे ड्यूक, 1 मिनट रुको। आखिरी बिक्री कार्यालय के मालिक ने ड्यूक को रोकने के लिए आवाज लगाए। क्या कुछ और है, बॉस? टेस्टी, ये टेस्टी, जो लगभग 80 वर्ष का प्रतीत होता है, सेकंड क्रॉस स्ट्रीट पर एक कार्ड मरम्मत की दुकान चलाता है जिसे लिटिल सैम की कार्ड मरम्मत की दुकान का प्रतिस्पर्धी माना जाता है। टेस्टी ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, किसी ने आपका थर्मोस्टेट कार्ड मांगा था, लेकिन वह ग्राहक आपसे व्यक्तिगत रूप से व्यापार करना चाहता है। सचमुच, वो 15 स्वर्ण ड्रैगन देने को तैयार है। वो एक अमीर व्यक्ति है और मेरे द्वारा मरम्मत किए गए कार्ड बहुत मूल्यवान हैं। तो फिर हम कहाँ मिलेंगे? कल सुबह मेरे स्टोर में, टेस्टी ने कहा। लेन देन सफल रहा, मेरा कमीशन मत भूलना। चिंता न करें, अगली सुबह तक प्रतीक्षा करें, ड्यूक वादे के अनुसार आएगा। करीब 10 बजे मेरी मुलाकात एक खरीदार से हुई जो थर्मोस्टेट कार्ड खरीदने के लिए 15 गोल्ड ड्रैगन खर्च करने को तैयार थी। वो 30 साल की महिला थी। वो एक हुड वाला लबादा पहनता है जो चमड़े के कवच में लिपटा हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि चेहरा चेहरे को ढकने वाले कपड़े से ढका हुआ है, केवल 2 आंखें उजागर होती हैं और उसकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती है, लेकिन समग्र शैली एक भाड़े के सैनिक की तरह है। आवाज थोड़ी कर्कश लग रही थी। पहले मुझे स्थिर तापमान कार्ड देखने दो। अगर नवीनीकृत तकनीक आपके द्वारा बेचे गए युवान स्पिरिट कार्ड जैसी ही है तो मैं इसे खरीद लूंगा।
ड्यूक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। थर्मोस्टेट कार्ड दूसरे पक्ष को दे दें। दूसरे पक्ष ने इसे लेने के बाद अपनी उंगलियों से कार्ड की सतह को हल्के से छुआ और थर्मोस्टेटिक कार्ड से थोड़ी सी प्रतिदीप्ति देखी, जो आध्यात्मिक शक्ति से प्रेरित होने का संकेत था। ड्यूक ने अपनी भौहें उठाईं और मन ही मन सोचा, वो अभी भी एक आध्यात्मिक प्रशिक्षु है। अध्याय 57। एक काला कार्ड। अधिकांश भाड़े के सैनिक शूरवीर हैं। सबसे पहले, आत्मा सागर, रक्त सागर और क्यूई सागर के 3 समुद्रों में रक्त सागर को खोलने की सफलता दर अधिक है, इसलिए अधिक शूरवीर हैं। दूसरे, आत्मा संयंत्र दूत, जिसने क्यूई के समुद्र को खोला है, उसके पास अधिक लड़ाकू शक्ति नहीं है। आत्मा के समुद्र को खोलने के बाद आध्यात्मिक प्रशिक्षु चरण में कोई लड़ाकू शक्ति नहीं है। केवल शूरवीर जिसने रक्त के समुद्र को खोला है वह क्यूई से लड़ने का अभ्यास कर सकता है और उसके पास 0वें रिंग चरण में अच्छी लड़ाकू शक्ति है। दूसरे पक्ष की पोशाक को देखकर ड्यूक को लगा कि दूसरा पक्ष तो मात्र एक शूरवीर है। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मैं आध्यात्मिक प्रशिक्षु भी बनूंगा। जाहिर है, यह महिला भाड़े की सैनिक लिंगहाई और जुएहाई की दोहरी साधक है। बहुत अच्छा। इस निरंतर तापमान कार्ड की मरम्मत विधि बहुत अच्छी है और यह बिल्कुल उन एक रिंग स्पिरिट कार्ड की मरम्मत तकनीक के समान है। स्वाभाविक रूप से मैं व्यापार करते समय कभी धोखा नहीं करता और खरीद के सभी चैनल सावधानीपूर्वक चुने जाते हैं। ड्यूक मुस्कुराया। उन्होंने कभी भी बाहरी दुनिया को यह नहीं बताया कि इन नवीनीकृत कार्डों का नवीनीकरण उन्होंने स्वयं किया है, लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा कि शेंजियाओ शहर में उनके चैनल हैं। बूढ़े सैम के कारण किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। कार्ड स्वाइप करें। दूसरे पक्ष ने सीधे स्पिरिट ड्रैगन कार्ड निकाल लिया। इसे छुओ। प्रकाश की एक चमक चमकी और 15 सुनहरे ड्रैगन ड्यूक के स्पिरिट ड्रैगन कार्ड में स्थानांतरित हो गए। ड्यूक ने संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार कार्ड खरीदने के लिए आपका स्वागत है, मैडम। अगर आपको कार्ड की आवश्यकता है तो आप मुझसे पहले ही संपर्क कर सकती हैं। मैं चैनलों से इसे खोजने में आपकी मदद करूंगा। मुझे सच में इसकी जरूरत। ओह कृपया मैडम, मुझे आपके पीछे वाले चैनल उस कार्ड रिपेयरर से संपर्क करने में मदद करें। महिला भाड़े की सिपाही ने कहा, मैं चाहती हूं कि वो मुझ पर एक एहसान करे। क्षमा करें, मैं उनसे केवल नवीनीकृत कार्ड ही खरीद सकता हूं और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मदद करने के लिए आपको कितनी एजेंसी फीस चाहिए? महिला भाड़े की सैनिक ने अपने हाथ में स्पिरिट ड्रैगन कार्ड हिलाया। मैं आपको कष्ट नहीं होने दूंगी। हिलती हुई आत्मा ड्रैगन कार्ड को देखते हुए ड्यूक को मना करना मुश्किल है, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी पहचान नहीं बताएगा। इन स्पिरिट कार्ड के रखरखाव के तरीके बहुत चालाक हैं, विशेष रूप से रखरखाव की सोच, जो निश्चित रूप से सबसे उचित तरीका है। वो एक बदमाश कार्ड रिपेयरर है। ऐसा करना असंभव है। उजागर होने के बाद इच्छुक लोगों का ध्यान आकर्षित करना आसान होता है। ड्यूक ने कुछ देर सोचा और पूछा, मैडम, आपको किस चीज़ में मदद चाहिए? मुझे पहले ये तय करना होगा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या नहीं। मेरे लिए एक कार्ड ठीक करो। कार्ड रिपेयर। ड्यूक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, टेस्टी की कार्ड की दुकान बढ़िया है और टेस्टी का बॉस स्नैकटाउन का सबसे अनुभवी कार्ड रिपेयरर है। टेस्टी, जो कुछ ही दूरी पर एक रॉकिंग कुर्सी पर बैठा हुआ लेन देन समाप्त होने का इंतजार कर रहा था, धीरे धीरे चाय की चुस्की ले रहा था। महिला भाड़े की सैनिक ने टेस्टी की ओर देखा और घूंघट के नीचे से एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान आती हुई प्रतीत हुई। दुकान में ऐसी कोई तकनीक नहीं है और पूरे स्नैक हेड टाउन में कार्ड रिपेयर करने वालों के पास ये तकनीक नहीं है। केवल आपके चैनल के पीछे का कार्ड रिपेयर करने वाला ही यह कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा कार्ड इतना क्षतिग्रस्त हो चुका है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। महिला भाड़े की सिपाही ने अपने हाथ में लगातार तापमान वाले कार्ड को दबाया। इसमें भी लगभग उतना ही नुकसान है जितना पहले इस कार्ड में था। अगर आपका कार्ड रिपेयर करने वाला इस कार्ड को ठीक कर सकता है तो वह निश्चित रूप से मेरे कार्ड को भी ठीक कर सकेगा। ड्यूक को यह स्वीकार करना पड़ा कि दूसरा पक्ष सही था। यद्यपि इन नवीनीकृत कार्डों की मरम्मत उसने एक एक करके की थी, लेकिन पूरी मरम्मत योजना शियाई की गणना का परिणाम थी। इन खराब हो चुके स्पिरिट कार्डों की मरम्मत के लिए सबसे उत्तम सोच का प्रयोग करें। किसी भी वरिष्ठ कार्ड रिपेयरर के लिए अपने कौशल और अनुभव पर भरोसा करते हुए खराब हो चुके स्पिरिट कार्ड की सफलतापूर्वक मरम्मत करना बहुत कठिन होगा। एक गलत कदम लय को पूरी तरह से खत्म कर देना है। कुछ देर सोचने के बाद ड्यूक ने जवाब दिया, मैडम, मैं आपको दूसरे पक्ष से संपर्क करने में मदद नहीं कर सकता क्योंकि पहले मेरा अपॉइंटमेंट है और मैं दूसरे पक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले मुझे कार्ड दे सकती हैं और मैं उसे आपके लिए मरम्मत करने के लिए ले जाऊंगा। महिला सैनिक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक क्षण तक सोचने लगी। फिर उठे और कहा, तुम थोड़ी देर यहीं मेरा इंतज़ार करो, मैं कार्ड लेने जा रहा हूं और रास्ते में एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूंगा। ठीक है। महिला सैनिक वहां अधिक देर तक नहीं रुकी और तुरंत टेस्टी चुका की दुकान से चली गई। टेस्टी, जो रॉकिंग कुर्सी पर बैठा था, ने महिला सैनिक को जाते हुए देखा और तुरंत उसके पास आया। छोटे ड्यूक, व्यापार फल फूल रहा है। ड्यूक मुस्कुराया, ये बिक गया।
लेकिन इससे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बने। अफसोस, मैंने कुछ रिफर्बिश्ड कार्ड बेचने के लिए कड़ी मेहनत की। बॉस टेस्टी, आप लेटे लेटे भी बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं, यह वाकई दुखद है, कहा। उन्होंने टेस्टी के बॉस को 75 चांदी के ड्रैगन दिए। प्रत्येक एजेंसी के लिए नवीनीकृत कार्ड बिक्री कमीशन 1/20वां है। टेस्टी ने हंसते हुए कहा, आप तो बस काम चला रहे हैं, इसमें कोई खर्च नहीं है, लेकिन मुझे स्टोर के सारे खर्चे उठाने होंगे, यह आसान नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद उसने पूछा, वैसे तुमने उस अमीर मालिक से किस तरह के व्यापार के बारे में बातचीत की थी? इस बार यह कोई व्यवसाय नहीं है, यह सिर्फ एक उपकार है, इसलिए इसे नवीनीकृत कार्डों के लिए कमीशन के रूप में नहीं गिना जाएगा, ड्यूक ने तुरंत जवाब दिया। बहस करने के लिए टेस्टी देखें। ड्यूक उठकर दरवाजे की ओर चला गया। बॉस टेस्टी, आपने बहुत ज़्यादा कमा लिया है, इतने लालची मत बनो। तुम बच्चे, भूल जाओ, टेस्टी ने दुखी होकर कहा। वास्तव में उसे बहुत गर्व था। यह सिर्फ एक स्थिर तापमान कार्ड था और उसने 75 चांदी के ड्रैगन निकाले, जो स्टोव खोलने से उसके मुनाफे का आधा हिस्सा था। जब महिला सैनिक वहां से वापस लौटी तो ड्यूक ने उसे जल्दी से घसीटकर स्थान बदल दिया। टेस्टी के बॉस द्वारा उलझने से बचने के लिए कमीशन डीलर की ओर से बेचे गए नवीनीकृत कार्ड पर आधारित होना चाहिए। दोनों ने एक कॉफी शॉप ढूंढी, कोने में बैठे और लेन देन शुरू किया। महिला भाड़े की सिपाही ने एक काला आध्यात्मिक कार्ड और एक अनुबंध मेज पर रख दिया। इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए और अपने कार्ड रिपेयर करने वाले को इसे देखने दीजिए। महिला भाड़े की सैनिक ने धीमी आवाज में लेकिन गंभीरता से कहा, अगर मुझे यकीन है तो मैं इसे ठीक करने के लिए 20 सोने के ड्रैगन का भुगतान करने को तैयार हूं, लेकिन अगर मरम्मत टूट गई है तो आप मुझे कार्ड के लिए 50 सोने के ड्रैगन का भुगतान करेंगे। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो कार्ड मुझे वापस कर दें। 50 स्वर्ण ड्रैगन के लिए मुआवजे का मानक थोड़ा अधिक है। अनुबंध को ध्यान से देखते हुए ड्यूक ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं ये कार्ड अपने साथ ले जाऊंगा और 5 दिनों के भीतर आपको जवाब दे दूंगा। दोनों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध शीघ्र ही एक हल्की सी चमक में बदल गया और फिर आध्यात्मिकता की एक लहर उन दोनों के चारों ओर छा गई और यह भावना एक क्षण में ही गायब हो गई। यदि अनुबंध तोड़ा गया तो अनुबंध के पीछे की आध्यात्मिक शक्ति भारी दंड देगी। तो मैं पहले कार्ड ले लूंगा। 5 दिन बाद इसी समय हम इसी कैफे में इसी स्थान पर मिलेंगे। महिला भाड़े के सैनिकों को विदाई। ड्यूक सीधे मैदान में लौटा और फिर सीधे दूसरी मंजिल पर स्थित कार्यशाला में चला गया। जियो यी, जीने के लिए आओ। 20 सुनहरे ड्रैगन का एक बड़ा व्यापार। ड्यूक ऊर्जा से भरा था और अब उसके कार्ड में 80 से अधिक सुनहरे ड्रैगन थे। यदि यह सौदा पूरा हो जाता है तो ये 100 स्वर्ण ड्रैगन मार्क को पार कर जाएगा। ये समय यात्रा से पहले करोड़पति बनने के बराबर है। वो इस धन का उपयोग शेंजियाओ शहर में आध्यात्मिक झरने के पास एक घर खरीदने के लिए कर सकता है और फिर एक आध्यात्मिक आभा की व्यवस्था कर सकता है, जिसका उपयोग साधना के लिए एक पवित्र स्थान के रूप में किया जा सकता है। एकल कार्ड डिटेक्टर शुरू होता है। काले स्पिरिट कार्ड को डालें और स्पिरिट कार्ड के अंदर मंत्र मॉडल का शीघ्रता से पता लगाएं। जियाई ने याद दिलाया, मास्टर, ये पंजीकरण कोड के बिना एक निजी काला कार्ड है। इसका मंत्र मॉडल एक 2 रिंग आर्कन कार्ड है, डूबने का दिल। इसे जारी करने के बाद ये थोड़े समय के लिए दुश्मन के दिमाग को भ्रमित कर सकता है। कार्ड एक डबल पक्षीय कार्ड संरचना को अपनाता है और 2 रिंगों में से प्रत्येक एक कार्ड चेहरे से मेल खाती है। अब क्या हो रहा है? रिंग का ऊर्जा मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। कार्ड की सतह की सामग्री की 1 से अधिक बार मरम्मत की गई है। वर्तमान में कार्ड की सामग्री एक दूसरे में घुस गई है और एक बड़े क्षेत्र में इसे बदलने की आवश्यकता है। क्या आप कोई मरम्मत योजना बना सकते हैं? ड्यूक को इस बात की सबसे अधिक चिंता है। शियाई ने जवाब दिया, यह विकास के अधीन है। अध्याय 58 शिखर कौशल। काला कार्ड, एक निजी कस्टम निर्मित स्पिरिट कार्ड जो आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं है तथा जिस पर कार्ड निर्माता का हस्ताक्षर नहीं है। ब्लैक कार्ड कोई अवैध स्पिरिट कार्ड नहीं है और 7 टावर्स फेडरेशन में अवैध स्पिरिट कार्ड जैसी कोई चीज नहीं है। ब्लैक कार्ड 3 बिना वारंटी वाले उत्पाद की तरह है। एक बार बेच दिए जाने पर कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया जाता। 2 तरफा कार्ड, ये वास्तव में काफी सरल है। ड्यूक ने शियाई की रखरखाव योजना का लाभ उठाते हुए इस 2 रिंग काले कार्ड का निरीक्षण किया। डूबने का दिल। लिंक कार्ड कई प्रकार के होते हैं। एक तरफा कार्ड, दोहरे तरफा कार्ड, आरोपित कार्ड, नेस्टेड कार्ड, बंडल कार्ड, अनियमित कार्ड, 3 आयामी कार्ड आदि। सूची बहुत लंबी है। सबसे आम एक तरफा कार्ड है। मूल रूप से अधिकांश एक रिंग स्पिरिट कार्ड एक तरफा कार्ड हैं। केवल जब 2 रिंग स्पिरिट कार्ड स्तर पर पहुंचा जाता है तो अन्य कार्ड प्रकार बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, मेरे सामने डूबता हुआ दिल वाला काला कार्ड एक सिंगल रिंग डबल साइडेड उलझाव डिजाइन को अपनाता है। सामान्य कार्ड मरम्मतकर्ता इस डिजाइन से नफरत करते हैं। ऐसा नहीं है कि डिजाइन बहुत जटिल है, लेकिन मरम्मत करते समय आपको 2 लूपों के बीच लगातार आगे पीछे स्विच करने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जैसे एक पैनकेक को लगातार पलटना पड़ता है।
ड्यूक के लिए बस शियाई को सीढ़ियों का प्रभार लेने दें। सचमुच बहुत सरल है। उसने कार्ड को सावधानीपूर्वक अलग किया, कार्ड की सतह से लेकर कार्ड की सामग्री तक, कार्ड के कोर तक, और सभी तरह से आसानी से अलग किया। फिर रिंग पुल उपकरण का उपयोग करके छल्लों को खींचा और काले कार्ड के दोनों तरफ से मंत्र मॉडल को बाहर निकाला, जैसे कि एक गंदे मोड में संघनित किया गया हो। ड्यूक की वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसके लिए बीच में सभी ब्रेक ढूंढना वास्तव में कठिन है। मास्टर, पलट जाइए और पीछे के लूप के पहले टूटे हुए नोट से शुरू कीजिए। शियाई ने मार्गदर्शन करना शुरू किया। ड्यूक ने शीघ्रता से पहला टूटा हुआ नोट ढूंढ लिया। वेल्डिंग और ग्राइंडिंग का काम एक ही बार में पूरा किया जा सकता है। ये ब्रेक पॉइंट आग के कोने पर है। जियाई, सीधी रेखा वेल्डिंग क्यों करें? क्या आपको इसे मोड़ने की जरूरत नहीं है? अब झुकने से बाद के रखरखाव पर असर पड़ेगा और झुकने का कोण 16वें टूटे हुए नोट को ओवरलैप करेगा। 16वें टूटे हुए नोट की मरम्मत करना और फिर इस टूटे हुए नोट को मोड़ना आवश्यक है। समझ गया, जारी रखो। अच्छा गुरु, दिन से रात तक भोजन के समय और गेहूं के पौधों पर जादू करने के लिए बाहर जाने के अलावा ड्यूक बाकी समय स्टूडियो में ही रहते थे और कार्डों की मरम्मत में व्यस्त रहते थे। विनाश के हृदय का ये काला कार्ड उसके द्वारा मरम्मत किए गए सभी आत्मा कार्डों में सबसे कठिन नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात बार बार पलटना, बदलना और दो तरफा उलझे हुए लूप को थोड़ा थोड़ा करके ठीक करना। जियो यी, इस ब्रेक पॉइंट फ्यूजन के लिए मुझे कितना स्कोर मिलेगा? मैं मास्टर को 82 अंक दूंगा और शेष 18 अंक मास्टर के लिए 3-6 अंकों में विभाजित किए जाएंगे, 666। शियाई, आपके मीम्स को अपडेट करने की जरूरत है। फिर मास्टर से शियाई को अपडेट करने के लिए कहो। भूल जाओ, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं इंटरनेट तक पहुंच भी नहीं पाऊं। कार्डों की मरम्मत के उबाऊ काम को दोहराते हुए, शियाई के साथ अस्वास्थ्यकर बातचीत करते हुए, कार्डों की मरम्मत का समय कठिन नहीं है। शियाई, क्या तुम मेरा फ़ोन हो? सटीक रूप से कहें तो ये पहले हुआ करता था। तो क्या आप फ़ोन के साथ आने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकते हैं? मुझे खेद है मास्टर, शियाई समय यात्रा के बाद उत्परिवर्तन से गुजरी है और उसने अपने पिछले कार्यों को खो दिया है। अब शियाई मास्टर की स्मार्ट सहायक है। मैं एक तेज सीखने वाली हूँ और मैं भविष्य में मास्टर की अधिक मदद कर सकती हूँ। शियाई ने यह साबित करने की बहुत कोशिश की कि वह बेकार नहीं है। ठीक है, चलो कार्ड की मरम्मत पर चर्चा जारी रखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस ब्रेक पॉइंट की मरम्मत कैसे की जाए। हमें इसे 3 बार क्यों करना होगा? क्योंकि आसपास की ऊर्जा लाइनों में ऊर्जा फंसी हुई है। अगर एक बार की मरम्मत पूरी हो जाती है तो इसका अगले फ्रैक्चर पर प्रभाव पड़ेगा और एक नया ब्रेक पॉइंट बनेगा। 3 मरम्मत ऊर्जा प्रभाव को कम कर सकती हैं और यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि अगला फ्रैक्चर फैलेगा नहीं। समझा? सारी रात मेहनत करो। ड्यूक ने शियाई के आदर्श टूल मैन के रूप में काम किया, सैकड़ों बार पलटा और इस 2 रिंग स्पिरिट कार्ड के मंत्र मॉडल की सफलतापूर्वक मरम्मत की और उसे परिपूर्ण किया। फिर क्षतिग्रस्त और भीगे हुए कार्ड सामग्री को सावधानीपूर्वक हटा दें और थोड़ा थोड़ा करके नई कार्ड सामग्री डालें। तब तक पीसें जब तक कोई अंतराल न रह जाए और फिर पिघलाकर एक संपूर्ण आकार दें। वो तब तक संतुष्ट नहीं हुआ जब तक कि कार्ड की सतह कार्ड कोर के सामान्य संचालन में बाधा डाले बिना पूरी तरह और निर्बाध रूप से कार्ड कोर को लपेट नहीं सकी। ये वक्त क्या है? अभी तो रात के 11:30 बज चुके हैं गुरुजी। ड्यूक ने अपनी बाहें और पीठ फैलाई और फिर कार्य स्टेशन पर रहना जारी रखा। आखिरी कदम पैक करना है और आपको 20 सुनहरे ड्रैगन मिलेंगे। पैकिंग प्रक्रिया को विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। ड्यूक के लिए वह अपनी आंखें बंद कर सकता है। जब एक नया कार्ड पुनः तैयार किया गया और वह सतह पर दोषरहित दिखाई दिया तो ड्यूक को अचानक एक बड़ी उपलब्धि का एहसास हुआ। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने बहुत पैसा कमाया। यह एक तरह से अपने कौशल की आत्मपुष्टि है। हालांकि ऐसे शानदार कौशल उनमें से अधिकांश शियाई द्वारा लाए गए हैं, लेकिन शियाई और वह एक हैं और शियाई की ताकत उसकी अपनी ताकत है, इसलिए इसे इतने बारीक रूप से विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कार्ड मरम्मत के क्षेत्र में मुझसे अधिक कुशल कोई है। भावना के बाद काले कार्ड को उसके छोटे बक्से में रख दिया। ड्यूक ने पानी का गिलास उठाया, अपने लिए सादा पानी भरा और फिर पानी का गिलास लेकर 3वीं मंजिल पर स्थित छोटी सी अटारी में चला गया और आकाश में चमकते तारों को देखने लगा। मुझे इस दुनिया में आए हुए आधा साल बीत चुका है और मुझे धरती की याद कम होती जा रही है। हो सकता है कि मैं यहाँ की जिंदगी का आदी हो गया हूँ, या हो सकता है कि वहाँ ज्यादा लोग या चीजें नहीं हैं जिनकी परवाह की जा सके। मैं असाधारण बन गया हूँ। करियर और ताकत दोनों में लगातार सुधार हो रहा है। मैं इस दुनिया में एक शानदार जीवन जीऊंगा, एक शानदार जीवन जीऊंगा। ड्यूक ने रात की हवा के साथ धीरे से बड़बड़ाया और सितारों की ओर पानी का गिलास उठाया। सम्मान करो अतीत के स्वयं और भविष्य के स्वयं का। काले कार्ड को पहले ही ठीक कर लिया गया। ड्यूक फिर भी कदम दर कदम शेंजियाओ शहर गया और लंबे समय तक वेस्ट कार्ड स्टेशन पर वेस्ट कार्ड की तलाश की।
शायद ये किस्मत थी कि उसके पास काले कार्ड खत्म हो गए और उसे एक दोपहर में केवल 3 रिंग सिविलियन कार्ड मिले। सौभाग्य से लिंक कार्डों पर अधिक से अधिक शोध के साथ वे अपशिष्ट कार्डों पर उपभोग्य सामग्रियों की जांच करने में अधिक से अधिक कुशल होते जा रहे हैं। बैग की आधी सामग्री हटा दी गई। यदि ये सामग्री थोक स्टोर से खरीदी जाए तो इसकी कीमत कम से कम 10 सिल्वर ड्रैगन होगी, इसलिए ये समय की बर्बादी नहीं है। सांप नगर की ओर लौटें। नियत समय पर ड्यूक काला कार्ड लेकर दूसरी गली के कैफे में चला गया और थोड़ी देर बाद वादे के अनुसार महिला सैनिक वहां आ गई। अभी भी एक लबादा पहने हुए, अंदर चमड़े का कवच पहने हुए, एक महिला भाड़े के सैनिक की तरह कपड़े पहने हुए। आप यहाँ हैं, आप क्या पीना चाहते हैं? ड्यूक ने अभिवादन किया। महिला भाड़े के सिपाही ने जलती आंखों से उसे देखा। मुझे प्यास नहीं लगी है, क्या मेरा कार्ड ठीक हो गया है? इसमें बहुत मेहनत लगी। मेरे दोस्त ने कहा कि इस तरह के दो तरफा कार्ड को ठीक करने में समय और मेहनत लगती है। अगर मैंने तुमसे वादा न किया होता तो वह इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं करना चाहता। ड्यूक ने अपनी जेब से 2 रिंग वाला काला कार्ड निकालते हुए कहा। सौभाग्य से उसने इसे ठीक कर दिया। नए कार्ड की तरह दिखने वाले काले कार्ड को प्राप्त करने के बाद महिला भाड़े के सैनिक ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को थोड़ा मुक्त किया और फिर काले कार्ड की जांच पूरी की। ऐसा लगता है कि चेहरे के नीचे एक मुस्कान छिपी हुई है। बहुत बढ़िया, आपका दोस्त वास्तव में शानदार कौशल वाला एक मास्टर है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अपना कार्ड स्वाइप करें, बॉस ड्यूक। ताज़ा, ड्यूक को तेज लोगों से निपटना पसंद है। 2 स्पिरिट ड्रैगन कार्ड एक साथ चिपकाए गए और आध्यात्मिकता के मार्गदर्शन में 20 गोल्डन ड्रैगन के लिए लेनदेन पूरा हो गया। एक दूसरे से उलझे अनुबंध की शक्ति भी खत्म हो गई। संतुष्ट होकर महिला भाड़े की सैनिक खड़ी हुई और बोली, मेरा नाम जिना है। मैं ब्रोकन स्वॉर्ड भाड़े के सैनिकों के समूह की नेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे बॉस ड्यूक के साथ सहयोग जारी रखने का अवसर मिलेगा। बोलना समाप्त, बिना पीछे देखे चले जाओ। ड्यूक को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने अभी तक अपनी कॉफ़ी खत्म नहीं की थी। महिला सैनिक की पीठ को देखते हुए वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और ध्यान लगाने लगा। टूटी तलवार भाड़े के कोर। ओम, मुझे याद है कि मैंने इसे पहले सुना था। ऐसा लगता है कि उनके रेजिमेंट नेता को एक आत्मा जानवर ने मार दिया था। अध्याय 59 पुष्पन। ब्रोकन स्वॉर्ड मर्सनरी कॉर्प्स शेशो टाउन में तैनात विदेशी भाड़े के सैनिकों की पहली टुकड़ी हर दिन कुहाई घाटी और शेशो टाउन के बीच यात्रा करती है। हालांकि अग्रणी युद्ध की शुरुआत के साथ बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिक समूह आ गए। ब्रोकन स्वॉर्ड भाड़े के सैनिकों के समूह की खबर भाड़े के सैनिकों के समुद्र में डूब गई थी। आखिरी बार ड्यूक ने ब्रोकन स्वॉर्ड भाड़े के सैनिकों के समूह की खबर तब सुनी थी जब वह ब्लैक बीटल कार में था और उसने किसी को बात करते हुए सुना था। ब्रोकन स्वॉर्ड भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता पहला रिंग नाइट डेलेमन जानवरों के ज्वार की घेराबंदी में मर गया। उस समय कुछ भाड़े के सैनिक थे जो ये सोचकर हंसते थे कि ब्रोकन स्वॉर्ड भाड़े के सैनिक का नाम अशुभ था। खैर, ऐसा लगता है कि यह भाड़े का समूह विघटित नहीं हुआ है, बल्कि इसका नया मुखिया है। जिन, मुझे नहीं पता कि यह डेलेमन के पद चिन्हों पर चलेगा या नहीं। भाड़े के सैनिक वे लोग होते हैं जो चाकू की नोक पर खून चाटते हैं और उनकी मौत कभी भी हो सकती है। अपना सिर हिलाते हुए ड्यूक ने सोचना बंद कर दिया कि वहाँ क्या था। उसने कॉफ़ी का प्याला उठाया और धीरे धीरे उसका स्वाद चखा। शियाई की मदद से उसे फ़ोन रखने और अभ्यास करने में मदद मिली, जिससे उसे जीवन का आनंद लेने के लिए बहुत ज़्यादा फुर्सत मिली। अपनी कॉफ़ी खत्म करो, साइकिल चलाकर फिर से शहर में घूमें। तीसरी खड़ी सड़क पर लगी लोहे की बाड़ हटा दी गई है। जमीन और सड़कें समतल कर दी गई हैं और इमारतों की नींव रख दी गई है। अनगिनत लोहे के खंभे खड़े हो गए। यहाँ अंगूठी के समान संरचना वाली कठपुतलियां हैं जो लोहे के खंभों के साथ ऊपर नीचे चढ़ती हैं। टावर क्रेन के समान निर्माण सामग्री का परिवहन करती हैं और पूरे निर्माण स्थल का निर्माण बहुत तेजी से करती हैं। कुछ निर्माण स्थलों के सामने संकेत लगे हुए हैं। ड्यूक ने नज़र घुमाकर देखा तो पाया कि वहाँ कई व्यापारी और संस्थाएं बस गई थीं। अग्रदूत आत्मा सामग्री क्रय स्टोर, जोरदार आत्मा जानवर व्यापार केंद्र, अटलांटा फार्मेसी स्टोर, क्रीपर आत्मा कीट स्टोर, कार्ड योद्धा हाउस, भाड़े के मिशन केंद्र। इतनी सारी दुकानों और संस्थानों के साथ स्नैक टाउन जल्द ही शेंजियाओ शहर के बराबर हो जाएगा। इन निर्माण स्थलों में से ड्यूक को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला स्थल थर्ड वर्टिकल स्ट्रीट का मध्य भाग था, जो एक विशाल पंखे के आकार की इमारत थी। ऊंचे बोर्ड पर लिखा है, ब्लैक स्नैक नीलामी केंद्र। इसका मतलब है कि यह ब्लैक स्नैक परिवार द्वारा स्थापित नीलामी घर है और ऐसा लगता है कि यह शेशो टाउन का पहला और एकमात्र नीलामी घर भी है। कुहाई घाटी को खोलने की प्रक्रिया में बहुत सारे संसाधनों को अनिवार्य रूप से जब्त कर लिया जाएगा और फिर पाचन और अवशोषण की पहली लहर के लिए शेशो टाउन में ले जाया जाएगा। जब मैं 2 रिंग स्पिरिट कार्ड का नवीनीकरण करता हूं, तो इसे नीलामी केंद्र में भी कारोबार किया जा सकता है और यह अधिक तेजी से महसूस किया जाएगा। निर्माणाधीन तीसरी ऊर्ध्वाधर सड़क का कुछ देर तक दौरा करने के बाद ड्यूक खेत में लौट आया। शहर से निकलते समय मैंने शहर के बाहर बजरी वाली सड़क पर अच्छी तरह से हथियारों से लैस भाड़े के सैनिकों का एक समूह देखा।
शूरवीर एक आत्मिक पशु पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था जो ट्राइसेराटॉप्स जैसा दिखता था। यह एक 2 रिंग स्पिरिट बीस्ट है, ट्रायंगल थंडर राइनोसेरस, और ये 2 रिंग स्पिरिट बीस्ट लीजियाओसी का करीबी रिश्तेदार है। ये स्वाभाविक रूप से थंडर के तत्व से संबंधित है और कई तरह की रहस्यमय बिजली गिरा सकता है, शियाई ने उसे समय रहते समझाया। एक 2 रिंग आत्मा जानवर। दूसरे शब्दों में, यह अभी भी एक महान शूरवीर है। ड्यूक ने भाड़े के समूह के पहले जाने का इंतजार किया। सैद्धांतिक रूप से, जब तक आपके पास एक शूरवीर को एक आत्मिक जानवर के साथ अनुबंधित करने की क्षमता है, तब तक आप एक 9 रिंग आत्मिक जानवर को भी बलपूर्वक अनुबंधित कर सकते हैं, लेकिन आप अभी भी बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकते हैं और आप केवल एक रिंग महान शूरवीर पर ही रह सकते हैं। केवल जब एक आत्मिक जानवर एक प्रेत जानवर में विकसित होता है तो वह दूसरे रिंग प्रेत जानवर नाइट को तोड़ सकता है और एक कदम आगे जा सकता है। ये ध्यान देने योग्य है कि प्रेत जानवर आत्मा जानवर का एक अजीब रूप है। जब केवल एक रिंग आत्मा जानवर होते हैं तो शरीर में आध्यात्मिकता तय नहीं होती है और वे शूरवीर के साथ अनुबंध करने के बाद 2 रिंग प्रेत जानवरों में विकसित हो सकते हैं। यदि वे एक रिंग आत्मा जानवरों से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें 2 रिंग आत्मा जानवरों में पदोन्नत किया जा सकता है और शरीर में आध्यात्मिकता पूरी तरह से तय हो जाती है। इसलिए प्रेत जानवरों में विकसित होने का कोई मौका नहीं है। लेकिन शायद आत्मिक जानवरों के लिए प्रेत जानवरों के विकास के बारे में सोचना अच्छी बात नहीं है। आध्यात्मिक जानवर उच्चतर स्तरों तक आगे बढ़ना जारी रख सकते हैं, लेकिन यूडेमन्स को अनुबंध शूरवीरों द्वारा नीचे खींच लिया जाता है और दूसरे और तीसरे रिंग का अंत हो जाता है। निश्चित रूप से, अधिकांश यूडेमन, भले ही वे शूरवीरों के साथ अनुबंध न करें, उच्च स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मनुष्यों के विपरीत, आत्मा जानवर मूल रूप से पैदा होते हैं और बड़े होते हैं और शायद ही कभी अपने स्वयं के रक्त रेखा स्तर को तोड़ते हैं। शूरवीर के साथ अनुबंध एक मौका नहीं हो सकता है। लिटिल ड्यूक फार्म पर वापस। लेविन तिपहिया वाहन पर सवार होकर खेत के बाहर से राख खींच रहे हैं। क्योंकि आसपास के खेतों को किसी ने नहीं जोता था, वे खरपतवारों से ढके हुए थे। इस समय के दौरान धूप के मौसम का लाभ उठाते हुए लेविन खरपतवारों को काटने गया, उन्हें एक साथ ढेर किया और उन्हें पौधों की राख में जला दिया, फिर इसे वापस खींच लिया और अगले साल सब्जियां उगाने के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल होने का इंतजार किया। ड्यूक ने हवा की दिशा की ओर स्थित एक भूमि के टुकड़े को सब्जी के बगीचे के रूप में घेरने का निर्णय लिया है। उस समय हम कुछ मुर्गियां, बत्तखें और हंस पालेंगे। मालिक, लेविन ने सवारी करते समय नमस्ते कहा। 5 छोटे बच्चे तिपहिया वाहन के पीछे बेतहाशा दौड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपने मालिक को देखा तो उन्होंने तुरंत तिपहिया वाहन छोड़ दिया और ड्यूक को घेर लिया। अपनी दुम हिलाओ, अपनी पतलून रगड़ो, अपनी जीभ बाहर निकालो। ध्यान, वाह वाह। 5 छोटे बच्चे एक पल में एक पंक्ति में खड़े हो गए और 5 एक दूसरे के बगल में खड़े थे, काफी विस्मयकारी। बैठ जाओ, ड्यूक ने आदेश दिया। 5 छोटे बच्चे एक साथ बैठ गए। ड्यूक इस बात से बहुत संतुष्ट है। स्पिरिट डॉग्स में सामान्य शिकारी कुत्तों की तुलना में थोड़ी अधिक आध्यात्मिकता होती है, इसलिए उन्हें प्रशिक्षित करना आसान होता है। उसने 5 छोटे कुत्तों को स्थिर रहने का संकेत दिया और फिर कुछ झटकेदार मांस लेने के लिए मैदान में गया और झटकेदार मांस का एक टुकड़ा पुरस्कृत किया, लेकिन उन्हें अंधाधुंध खाने की अनुमति नहीं थी। इसके बजाय उसके आदेश को सुनो। इसे अच्छी तरह से रखो, इसे अपने मुंह में काटो, मैं तुम्हें इसे खाने दूंगा और तुम इसे खा सकते हो। 5 छोटे बच्चे प्रत्येक झटकेदार चीज को चबा रहे थे और उत्सुकता से ड्यूक की ओर देख रहे थे। पिछले 3 मिनट तक ड्यूक मुस्कुराया नहीं था। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। 5 नन्हे बच्चों ने तुरंत ही उस सूखे फल को खा लिया, उसे फाड़ने और काटने लगे जैसे वे कई दिनों से भूखे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, और कुछ ही समय में उन्होंने उस सूखे फल को खा लिया। जाओ और खेलो। बहुत खूब। ड्यूक बीए के पास वापस आया, एक जोड़ी चप्पल पहनी और दूसरी मंजिल पर चला गया। चीची। शियाडो छत के कोने से नीचे कूद गया और ड्यूक के कंधे पर जा गिरा। अब उसके बाल लंबे हो गए हैं और ऐसा लगता है कि वह हवा में उछलते समय फिसल सकता है। जेबें अब उसे संभाल नहीं पाती। शिकार के अलावा ड्यूक ने शायद ही कभी उसे बाहर निकाला हो। हालांकि जियाडो, जो पहले से ही अनुबंधित है, अन्य शूरवीरों द्वारा अनुबंधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आखिरकार ये प्रेत जानवर की एक प्रजाति में विकसित होने की उच्च संभावना है, और अगर यह बाहरी लोगों द्वारा खोजा जाता है तो यह अनिवार्य रूप से परेशानी का कारण होगा। अच्छा लड़का, मैं तुम्हें इनाम में एक टुकड़ा कुरकुरे दूंगा। चीची। जर्की का छोटा थैला पाकर उसने उसे तुरंत नहीं खाया, बल्कि जर्की को अपनी बड़ी रोएदार पूंछ से छिपा लिया और फिर प्रजनन कक्ष की ओर इशारा करने के लिए अपनी अंगुली बढ़ाई। क्या? चीची, समझ नहीं आता। लेकिन ड्यूक ने तुरंत जियाडो के निर्देशों का पालन किया और प्रजनन कक्ष में प्रवेश किया। जियाडो अपने कंधों से कूद गया, गलियारे पर सटीक रूप से उतरा, गलियारे की रेलिंग के साथ चला और उस स्थान पर चला गया जहां ऑर्किड लगाए गए थे। वह आदमी खड़ा हो गया और जमीन पर पड़े ऑर्किड की ओर इशारा करते हुए चहकने लगा।
ड्यूक की आंखें चमक उठीं और पता चला कि जमीन पर पड़े उस ऑर्किड में एक छोटी सी फूल की कली निकली हुई थी। शियाई, वर्षा श्वास विधि को लटकाओ और जमीन पर लगे ऑर्किड की स्थिति की जांच करो। अच्छा गुरु, मैंने आपके लिए वर्षा श्वास विधि रख दी है। जियाओ यी ने बस फोन रख दिया और श्वास विधि के माध्यम से जमीन पर लगे ऑर्किड की स्थिति को महसूस किया। बधाई हो गुरु, जमीन पर लगे ऑर्किड ने कलियां खोल दी हैं और सफलतापूर्वक मुक्त आध्यात्मिकता को सुलझा लिया है और एक आध्यात्मिक आभा का निर्माण किया है। हाँ, क्या आश्चर्य है। ड्यूक स्टूल पर बैठा था, धीरे धीरे शियाई द्वारा सांस लेने की तकनीक का प्रदर्शन करने की प्रतीक्षा कर रहा था, जो जमीन पर उगने वाले ऑर्किड, क्लाउड पाइन और फॉक्सटेल वेटल के लिए प्रतिध्वनित हो रही थी। अब ग्राउंड ऑर्किड भी आभा को सुलझा सकता है और आध्यात्मिक आभा को और अधिक विस्तारित करने के लिए फॉक्सटेल विटेक्स के साथ सहयोग कर सकता है। फील्ड मेडिटेशन की परिचालन दक्षता में थोड़ा सुधार किया गया है और स्टूडियो में भी आप आध्यात्मिक आभा का आनंद ले सकते हैं। अच्छे मौसम का लाभ उठाते हुए हम कल जंगल में जाकर नए आध्यात्मिक पौधे खोजेंगे। अध्याय 60 पुराने कर्मचारियों की वापसी। नवंबर के अंत में शेशो टाउन में हवा ठंडी होती है। चमड़े का कवच, कपड़े का लबादा और हुड पहने ड्यूक अपने कंधों पर एक विशाल जंगली सुअर को उठाए हवा के विपरीत दिशा में नाले के दक्षिण में घने जंगल से बाहर निकला। लड़ाकू भावना के समर्थन के बिना वो इस आधे टन के जंगली सुअर को वापस लाने में सक्षम नहीं होते। शेपन नदी को पार किया, झाड़ियों के एक हिस्से से होकर चले और जल्द ही शियाओ हैवान के कृषि क्षेत्र में आ गए और घर का रास्ता मिल गया। हाँ, जंगली सुअर को अपने कंधों पर हिलाते हुए ड्यूक आगे बढ़ा। जैसे ही मैं लिटिल ड्यूक फार्म की सीमा पर पहुंचा, मैंने देखा कि लेविन एक तिपहिया साइकिल पर सवार होकर सड़क के किनारे इंतजार कर रहा था और 5 छोटे बच्चे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बहुत खूब, 5 छोटे बच्चे बेतहाशा दौड़ते हुए आए। लेविन ने भी तिपहिया वाहन पर जोर लगाया, जंगली सुअर को गाड़ी में बैठाया और ड्यूक को वापस ले आया। रास्ते में लेविन थोड़ा चिंतित था। बॉस, जंगली सुअर कैसे स्वादिष्ट लगते हैं। मैं इन जंगली जानवरों को अच्छी तरह से पकाने के लिए बहुत मूर्ख हूँ। हाँ, आप जो खाना पकाते हैं वह वाकई बेस्वाद है। ड्यूक ने आसमान की ओर देखा। ऐसा लगता है कि फार्म को कुछ लोगों की भर्ती करने की ज़रूरत है। मुझे एबी के खाना पकाने के कौशल की बहुत याद आती है। लेकिन ड्यूक की भर्ती का इंतजार मत करो। 2 दिनों के भीतर सैली और आंटी एबी लिटिल ड्यूक फार्म में मेहमान बनकर आईं। लिटिल सैम की शुका दुकान के पूर्व सहयोगी के रूप में ड्यूक ने उन दोनों का मित्रतापूर्ण तरीके से स्वागत किया, जबकि लेविन चाय और पानी परोसने में व्यस्त थे। बॉस, क्या आपके फार्म में अभी भी लोगों की कमी है? आंटी एबी ने अभिवादन के बाद थोड़ा घबराते हुए पूछा। क्या गलत? मैं आधे महीने से बेरोजगार हूँ। लिटिल सैम की शुका दुकान के लू वांकर को मेरा खाना पकाना पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने एक नया शेफ रख लिया। ड्यूक ने पूछा, अब नौकरी ढूंढना आसान हो जाएगा? आंटी अबी ने आह भरते हुए कहा, यह सही है। बहुत से लोग नैनी रखते हैं, लेकिन वे सभी दूसरी जगहों से आती हैं और वे सभी बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालती हैं। मैं जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं 50 के दशक में हूँ और मैं बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती हूँ। ये सच है? ड्यूक ने फिर से भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन सैली की ओर मुड़ा। सिस्टर सैली कहाँ है? आप कैसी हैं? सैली का चेहरा बहुत उदास था और वह बोलने में झिझक रही थी। आंटी एबी ने उसकी ओर से कहा, सैली का काम करना आसान नहीं है। वह लोगों का अक्सर बॉस का दिखावा करता है और सैली के टोफू को रगड़ना चाहता है। सैली अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए हम आपको, बॉस को खोजने आए हैं। मुझे खोज रहे हो? ड्यूक को पहले से ही पता था कि वह क्या चाहता है। हाँ, बॉस अब एक फार्म चला रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वहाँ मैनपावर की कमी है या नहीं। सैली और मैं दोनों आपके साथ काम करना चाहते हैं। खैर, मैं कुछ लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन खेत पर काम करने की मजदूरी निश्चित रूप से शहर में एक दुकान खोलने की मजदूरी जितनी अच्छी नहीं है। ड्यूक की जेब में पैसा है, लेकिन वो दान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आंटी एबी ने जल्दी से कहा, यह बहुत अच्छा होगा अगर कोई काम हो और मालिक को सामान्य खेत मजदूर के समान वेतन दिया जा सके। वो कोई समस्या नहीं। वैसे, बॉस, क्या आप यहाँ स्टाफ छात्रावास में रह सकते हैं? जरूर। सैली अपने 2 बच्चों को यहाँ लाना चाहती है और शहर में किराया फिर से बढ़ गया है, आंटी एबी ने कहा। सैली ने यह भी कहा, शारापोवा और शाफ बहुत अच्छे हैं बॉस, वे खेत पर कभी शरारत नहीं करेंगे। मैं उनके लिए खुद खाना बनाती हूँ। ड्यूक सैली की स्थिति को अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसने कहा, नहीं, ये सिर्फ 2 बच्चे हैं, बस थोड़ा सा खा लो। इस प्रकार से बहन सैली और आंटी एबी फिर से ड्यूक की कर्मचारी बन गई हैं। एक को कपड़े धोने, खाना पकाने और सफाई का काम सौंपा गया है और दूसरे को हर मौसम के लिए खेत के काम की व्यवस्था का काम सौंपा गया है। लेविन की नौकरी भी फिर से सौंप दी गई है, अब उसे खेत के कामों में विशेषज्ञता हासिल होगी। इस तरह ड्यूक एक निष्क्रिय दुकानदार बन गया।
बस दिन में 2 बार खेत का चक्कर लगाएं, गेहूं के पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए श्वास तकनीक का प्रयोग करें और बाकी समय आप अपने कामों में व्यस्त रह सकते हैं। बॉस, मेरा सुझाव है कि अधिक भूमि पर सब्जी के खेत बनाए जाएं और सब्जी का ग्रीनहाउस बनाना सबसे अच्छा है। बच्चे को लेने और घर बदलने के बाद सैली ने तुरंत खुद को खेत पर काम करने के लिए समर्पित कर दिया। मेरे पति खेत पर काम करते थे, मैं अक्सर मदद करने जाती थी और जानती थी कि ग्रीनहाउस सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं। ग्रीनहाउस सब्जियां उगाएं, ड्यूक ने कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। हाँ, शेशो टाउन में बहुत सारे विदेशी आ रहे हैं और अब पर्याप्त भोजन और सब्जियां नहीं हैं, इसलिए उन्हें शेंजियाओ शहर से ले जाया जाता है, लेकिन लागत बहुत अधिक है और जल्द ही या बाद में उन्हें अपना भोजन खुद उगाना होगा। ठीक है, तो ग्रीनहाउस सब्जियां उगाने के लिए कुछ और एकड़ जमीन खाली कर दीजिए, ड्यूक ने मना नहीं किया। फिर से काम पर रखने की जरूरत है। बॉस, आपके विचार में कितने उपयुक्त हैं? कम से कम 10 लोगों की भर्ती की जानी चाहिए। पूर्णकालिक कर्मचारियों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रति घंटा काम करने वाले कर्मचारी भी ठीक हैं। ऐसे प्रति घंटा काम करने वाले कर्मचारी अब बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। वह स्वयं कृषि प्रबंधन पर अधिक समय नहीं देना चाहते, वह केवल वर्ष में गेहूं के 2 मौसमों के बारे में सोचते हैं। आखिरकार उनकी आय का बड़ा हिस्सा उनके नवीनीकरण कार्य से ही आता है। लेकिन कर्मचारी कड़ी मेहनत करने को तैयार है, क्योंकि बॉस के पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। सैली को 5 स्वर्ण ड्रैगन की शुरुआती पूंजी देने के बाद उसने अब इसकी परवाह नहीं की और हर दिन हमेशा की तरह बाहर चला गया, कार्ड की मरम्मत की और अपने स्वयं के मामलों में व्यस्त रहा। लेकिन वहां बहुत अधिक लोग हैं, इसलिए वो अब मैदान में निशानेबाजी का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। आंटी एबी को जियाडोव में प्रजनन कक्ष साफ करने की अनुमति नहीं थी। कुछ दिनों के बाद सैली द्वारा आमंत्रित निर्माण दल ने मिट्टी की ढलान के पीछे एक ग्रीनहाउस का निर्माण शुरू किया। असमान भूभाग के कारण यहां कोई गेहूं नहीं लगाया गया। पूरे 4 एकड़ भूमि पर पुनः कब्जा किया गया और पंक्ति दर पंक्ति ग्रीनहाउस बनाए गए। शरद ऋतु के बाद लेविन द्वारा एकत्र की गई पौधों की राख का उपयोग किया जाने लगा। सैली द्वारा काम पर रखे गए प्रति घंटे के हिसाब से काम करने वाले कर्मचारियों की मदद से उन्होंने ग्रीनहाउस में जल्दी से खाद डाली और बीज बोए। सिर्फ आधे महीने में 4 एकड़ जमीन पर बने 12 ग्रीनहाउस सब्जियों के बीजों से भर गए। बस सब्जियों के अंकुरित होने का इंतजार करें। सैली, चलो चलें। प्रति घंटा काम करने वाले लोग हर दिन अपना काम समाप्त करने के बाद शहर वापस चले जाते हैं और वे छात्रावास में नहीं रहते हैं। ठीक है, सैली ने हाथ हिलाया। लेविन, धीरे धीरे गाड़ी चलाना और सड़क पर सावधान रहना। समझ गई बहन सैली। लेविन ने ट्राइसाइकिल को जोर जोर से पैडल मारकर घंटेवार काम करने वालों को शहर भेज दिया। सौभाग्य से ट्राइसाइकिल की बाल्टी इतनी बड़ी थी कि उसमें 10 लोग बैठ सकते थे। आंटी एबी छात्रावास द्वारा पुनर्निर्मित स्टाफ कैंटीन में बर्तन साफ कर रही हैं। सैली मदद कर रही है। स्टाफ डाइनिंग रूम की सफाई हो जाने के बाद आंटी अबी ने सैली से मदद मांगने से इनकार कर दिया। मैं बॉस के यहाँ सफाई करूंगी, तुम वापस जाओ और शारापोवा और शाफ की देखभाल करो और दोनों बच्चों को नहाने और सोने दो। कोआ, सैली अपने छात्रावास में लौटी और शारापोवा और शाफ कमरे में लड़ रहे थे। चूंकि उनके पति की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, इसलिए दोनों बच्चे ही उनके लिए सब कुछ बन गए। आंटी एबी ने दरवाजा खटखटाया और दूसरे खेत में प्रवेश कर गईं। ड्यूक ने कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दिया, अपना मुंह पोंछा। मुझे माफ कर दीजिए आंटी एबी। बॉस, क्या आज रात के लिए बर्तन पक गए हैं? अच्छा, मेरे खाना पकाने का कौशल सीमित है, मुझे डर है कि आपको ये पसंद नहीं आएगा। बॉस, आंटी एबी ने खुश होकर कहा। कैसे हुआ? ड्यूक मुस्कुराया, उठकर चला गया। मैं यहाँ की सफाई का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मैं पहले काम पर वापस जाऊंगा। अब वह कर्मचारियों के साथ खाना नहीं खाता, बल्कि उसके पास एक छोटा सा स्टोव है और हर भोजन में भूत प्रेत का मांस होता है। ये भी स्वाभाविक बात है। जब मैं छोटी सैमशु का दुकान में था तो परिस्थितियां सरल थीं, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों के साथ खाना खाया। अब जब परिस्थितियां उपलब्ध हैं तो मुझे खुद को गलत ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी अबी ने बर्तन साफ करते हुए तारीफ की। बॉस, आपने बहुत मेहनत की है और आपको रात में कार की मरम्मत के लिए पार्ट टाइम काम करना पड़ता है। यदि आप कोई कौशल सीखते हैं तो आप भविष्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, कोष्टक